हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया आस्था यस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाएं, क्लास शुरू हो गई आप लोगों की। गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सत्यम गुड मॉर्निंग। नीरज गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं समझ गई कि आप नीरज हैं। गुड मॉर्निंग इमरान, यस। सभी को सुप्रभात। आ जाएं सबकी। वॉइस बढ़ा लूँ? अच्छा, अब आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है, ये बताइए। नीरज, अब आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग नाजिम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, सत्यम। ठीक है, अब वॉइस ठीक है ना? लाउड है अब? बढ़िया, अच्छा जी। चलिए, आते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इन द सेंस कि स्पेशली कुछ बिहार में कुछ सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा और अगर बढ़ जाए तो सही रहेगा। वैसे सही है, आवाज़ अब सही हो गई है। हाँ, आवाज़ सही है। आवाज़ ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए आ जाइए। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम लोग बात करें बीपीएससी का, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पीटी आने वाला है, अब बिल्कुल नियर अबाउट वाला मामला है। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते ही बनते हैं। जैसे अब आप आ जाइए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट से, ठीक है ना, और बिहार बजट, ठीक है। हाँ जी, क्लास जो है, देखिए इकोनॉमिक अभी जो है आपकी जो क्लास है ना, मेरी क्लास जो अभी होगी आपकी, ये हार्डली 4 से 5 दिन की क्लास है आपकी, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और कुछ जो एग्रीकल्चर से आपके जो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर से यानी कृषि से जो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, उस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। आ जाइए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्रीकल्चर हो गया, अब बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और उसके बाद से बिहार बजट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ जो क्वेश्चंस जो है समटाइम्स यहाँ से क्या आ जाते हैं, आपके बनते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आप लोग जो पूछ रहे हैं कि मैम, जिनको जिनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैम अभी क्या चलने वाला है या आप क्या पढ़ाने वाली हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, और थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर यानी कि बिहार में एग्रीकल्चर से संबंधित क्या स्थिति है। पिछली बार भी अगर आप लोग को ध्यान होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जो बहुत क्या लग रहे थे, टेढ़े लग रहे थे, कि ऐसा लग रहा होगा कि ये पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा डेप्थ जानना थोड़ा क्या है, ज़रूरी है। जैसे आप बिहार का बजट पढ़ लें, आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, और बिहार का जो एग्रीकल्चर रोड मैप है, क्या रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ये क्या है। आप लोगों ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा है आप सबने? हाँ जी, मुझे बताइए, आप लोगों ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा है? बताइए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा है आप सबने? क्लास तो मैंने आप लोग को बता दिया, ये क्लियर है दीपशिखा? हाँ जी, दीपशिखा, दीपशिखा, हाँ। क्लियर है ये क्या पढ़ाने वाली हूँ, जिनको जिनको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैम आप क्या पढ़ाएंगी। तो देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा मेरी जो क्लास अभी होगी, ये हार्डली 4 to 5 डेज होने वाली है, जिसमें ये चीज़ें हम लोग कवर करके आपका एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि देखिए, खुद से बजट पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, वो क्या हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा हर्डल हो जाता है या बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो दैट्स और वहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके बनते ही बनते हैं, है ना। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है लास्ट ईयर का? देखा है? कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा, जूम से अमन बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता है ना कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट और जो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है या नहीं है? क्वेश्चन रहता है ना, तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए या किस तरीके, क्योंकि देखिए इसमें ना आप बहुत रट नहीं सकते हैं, यहाँ पर एकदम बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को इसलिए ये क्लास सर ने स्पेशली आप लोग के लिए इसलिए अरेंज करवाया कि ताकि आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे, बजट और एग्रीकल्चर
हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अभी मैं करवाऊंगी। मैं बता तो रही हूँ कि हार्डली 4 से 5 क्लास में आप लोग का खत्म हो जाएगा। बजट, सर्वे और एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेन पतला करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है क्या इसमें? हाँ जी क्या कह रहे हैं, नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना, जैसे बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप। बिहार, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा स्टूडेंट को कि ये है क्या, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। एक बात बताइए, आप लोग को ये तो नहीं लगा कि मैडम आई है तो हिस्ट्री पढ़ाएंगी? हाँ, कहीं ये तो नहीं फील हुआ कि मैम आई है तो हिस्ट्री पढ़ाएंगी? अच्छा मैसेज आ गया था, तब ठीक है, तब ठीक है। बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि एक तरह से इसको कह सकते हैं बिहार कृषि रोड मैप भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बिहार एग्रीकल्चर या कृषि रोड मैप, इसको देखिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको, जितना इसको इजी वे में आप काम करेंगे उतना ही क्या लगेगा, आसान लगेगा। अब देखिए अगर हम लोग नॉर्मल सी बात अगर देखें ना, तो सपोज दैट ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए क्योंकि जब झारखंड था, कुछ चीजें समझ लीजिएगा, जब यहाँ पर झारखंड जब ऐड था, ठीक है, जैसे ये हो गया झारखंड, ये हो गया हमारा झारखंड, ठीक है। तो जब झारखंड ऐड था तब तक तो बिहार में क्या था कि मिनरल्स की भी क्या थी, काफी ज्यादा उपलब्धता थी। मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब झारखंड जब से अलग हुआ तो बिहार के पास क्या होगा कि मिनरल्स के नाम पर क्या है, अभी जो स्थिति है वैसा नहीं है ना। वो कंडीशन जो रिचनेस झारखंड में है वो अब कंडीशन नहीं है। तो ऐसे में जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, हमारी डिपेंडेंसी किस पर बढ़ गई, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी कृषि पर। किस पर बढ़ गई, कृषि पर, यानी एग्रीकल्चर पे। और उसमें भी हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, हमारे यहाँ है नॉर्थ बिहार, ये हो गया आपका नॉर्थ बिहार, और ये हो गया आपका साउथ बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार और ये हो गया आपका साउथ बिहार। अब यहाँ दोनों का अगर हम लोग देखें क्लाइमेट के हिसाब से भी देखें तो दोनों का क्या है, स्वाति क्या कह रही है, नो मैम नहीं समझ पाई मैं, पता नहीं मैं, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग इसके क्लाइमेट यानी जलवायु की भी बात करें तो कहीं का भी अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसका जलवायु, वहां पर जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये पूरा फ्लड वाला यहाँ पर क्या है कंडीशन है उत्तर बिहार में, यहाँ पर क्या है ड्राई वाली कंडीशन बनी रहती है क्लाइमेट के तौर पे। तो अब ऐसी कंडीशन में जब से अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब से इनकी गवर्नमेंट 2005 में बनी थी, उसके बाद से क्या था कि एग्रीकल्चर को ध्यान में रख करके रेगुलर ये हो रहा था कि कुछ करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, एग्रीकल्चर के लगभग सभी सेक्टर पर ध्यान दिया जा सके और कृषि जो है ना उसमें क्या हो सके, हमारे यहाँ कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब ऐसे में जरूरी था कि कोई रोड मैप लाया जाए। अब इस कंडीशन में आपको बता रहे हैं कि इसी के कारण हम क्या देख रहे हैं कि 2007 में बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप लाया गया। जो भी स्टूडेंट जिनको रोड मैप नहीं समझ में आता है, रोड मैप का मतलब होता है एक तरीका, ठीक है ना, एक रास्ता। अब रास्ता किस चीज का भाई, जैसे मान लीजिए हमने कृषि रोड मैप बनाया, ठीक है। तो रोड मैप में हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है इस बार जो है पल्सेस जो है, दाल जो होते हैं, दाल की प्रोडक्टिविटी के लिए क्या काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो धान गेहूं की खेती के लिए क्या किया जा सकता है। बिहार में एक अच्छे जो उत्तर बिहार है उस क्षेत्र में देखिए गन्ने की खेती अच्छी खासी होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2007 में हम क्या देखते हैं, कृषि एग्रीकल्चर रोड मैप का निर्माण किया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो कुछ चीजें थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को, हम लोग देखते क्या कि फर्स्ट रोड मैप, यानी इस चीज को हम लोग ध्यान में रख रहे थे कि रोड मैप बन रहा है। अब आप बात करेंगे कि 3 फेजेस, ध्यान रखिएगा 3 फेजेस जो है वो कब से कब तक चला। तो देखिए एक चल रहा है जो स्टार्ट हो रहा है आपका 2008 से, ठीक है ना। तो 2008 से लेकर के, हाँ बिल्कुल उसको ध्यान रखना है कि 2008 से लेकर के 11-12 कब तक चला, ये 11-12 ये रोड मैप जो चला आपका। यानी देखिए ऐसा तो है नहीं कि अचानक से रोड मैप बन जाएगा। रोड मैप के लिए मैंने क्या किया कि ये गवर्नमेंट ही जो अभी जो जिनकी सरकार है, जब से नीतीश सरकार जब से बनी है 2005 में, उसके बाद से इन लोगों ने
एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है एग्रीकल्चर के सेक्टर पे, और उस पर काम शुरू हो गया। हम कब देख रहे हैं? 2007 से उस पर काम शुरू हो जाता है। फर्स्ट रोड मैप हम देख रहे हैं 2008 से स्टार्ट किया गया, जो कि इसका टेन्योर रहता है, जो कि 8 से चला कब तक? 12 तक चला। ये था आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप। यहाँ पर इसको हटा देती हूँ मैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड, इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी पे बिहार का पूरा एग्रीकल्चर जो है ना, जो खेती, जो भी आप फिर इकोनॉमिक सर्वे या जो भी पढ़िएगा, उसमें ये आपको हर जगह काम आएगा, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए 2008 से लेकर के 11-12 तक हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है ना। यानी कि जो प्रथम कृषि रोड मैप जो है वो कब से कब तक चला? 2008 से लेकर के 11-12 तक का इसका क्या देख रहे हैं हम लोग? टेन्योर देख रहे हैं। सेकंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सेकंड जो है चूंकि 2012 से लेके 13 यानी उसके आगे गया, और फिर 16-17 तक ये कह रहा है इसका पूरा टेन्योर रहा। यानी 2012 से लेके 17 तक, यानी उसके आगे जब हम बढ़े तो ये रहा आपका सेकेंड रोड मैप। ये कब रहा आपका? ये रहा सेकेंड रोड मैप, सेकेंड रोड मैप, ठीक है ना। ये कब रहा? ये रहा सेकेंड रोड मैप जो बना, वो 2012 से लेकर के 17 तक का उसका क्या था? टेन्योर था। ठीक है, अब बात करें कि बिहार में अभी जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कृषि से संबंधित जो भी विकास हो रहे हैं, वो कौन से रोड मैप के तहत कार्य चल रहा है उसमें? तो वो थर्ड रोड मैप है, जो कि हम क्या देख रहे हैं? 17 से लेकर के 22 तक का उसका क्या है? टाइम टेन्योर है या टाइम पीरियड है। 2017 से लेकर के 22 तक का क्या है जो टेन्योर है? दैट इज थर्ड रोड मैप। दैट इज थर्ड रोड मैप। ये क्या है आपका? थर्ड रोड मैप, यानी कि थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ आ जाइए। अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार में कृषि, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका अगर ये बना, बिहार में कृषि पर ध्यान, या कृषि पर जो है कह सकते हैं कृषि की, एक मिनट रुक जाइए, कृषि पर अत्यधिक ध्यान किस रोड मैप के तहत, या फिर जो ये भी कह सकते हैं, नहीं अत्यधिक भी नहीं, बिहार में कृषि से संबंधित, क्वेश्चन आपका नॉर्मल ये भी हो सकता है, कृषि से संबंधित कौन से रोड मैप को वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है। फॉलो का मतलब होता है वर्तमान में माना जा रहा है, या फिर वर्तमान में उसके तहत ही कार्य हो रहा है। फॉलो इसको लिख लें, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कुछ भी, कि माना जा रहा है, वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन रहा, किया जा रहा है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में कृषि से संबंधित कौन से रोड मैप को वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है, फॉलो का मतलब हो जाता है एक तरीके से कि कौन से रोड मैप के तहत सारे कार्य निष्पादित हो रहे हैं। हो सकता है ये भी रहे आपका टर्मिनोलॉजी, ये भी हो सकता है कि बिहार में कृषि से संबंधित जो भी कार्य का निष्पादन हो रहा है, निष्पादन इन द सेंस की जो भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, वो कौन से रोड मैप के तहत किया जा रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्वाति, क्या कह रहे हैं? हाँ, थर्ड रोड मैप याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जैसे सपोज दैट, जैसे आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक आप लोग के दिमाग में है फिक्स है भाई कि आप लोग तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं 66 बीपीएससी पीटी के लिए, तो एक रोड मैप है ना आप लोगों का भी कि भाई 66 बीपीएससी की पीटी की तैयारी करेंगे, पीटी के बाद फिर मेंस होगा, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा, तो एक रोड मैप तो है। ऐसा तो है नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का पता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है ना। तो वही सेम वही है कि अगर एग्रीकल्चर भी हो रहा है बिहार में, तो उसका एक रोड मैप है। 3 फेज में बने थे ये रोड मैप, दो जो है वो रोड मैप जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उस पे कार्य निष्पादित किया जा चुका है, उसके तहत कृषि पे सारे कार्य किए जा चुके हैं। अभी जो चल रहा है वर्तमान में, वो कौन सा रोड मैप है? अगर हम लोग देखें तो ये 2017 से 22 तक का रोड मैप है, और जो हम लोग थर्ड रोड मैप है, अगर बिहार में हम लोग बात करें तो बिहार कृषि रोड मैप का ये तृतीय चरण है, जिसके तहत बिहार में क्या हो रहा है? कृषि पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
अब इस रोड मैप की देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ इकोनॉमी वगैरह ये जो इस तरह के जो टॉपिक है ना आपके, खासतौर से एग्रीकल्चर, हाँ बिल्कुल सही, थर्ड रोड मैप के तहत बिहार में एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, या जो भी नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, वो सभी कार्य थर्ड रोड मैप के तहत किया जा रहा है। टेन्योर की बात किया जाए तो 2017 से लेकर के 22 तक का इसका टेन्योर है। अभी हम लोग 20 में है, तो इसका मतलब है कि अभी ऑलरेडी ये क्या है, ये 22 तक चलेगा, ठीक है ना। ये कब तक चलेगा, ये 22 तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें थर्ड रोड मैप, ठीक है। अब बात किया जाए कि थर्ड रोड मैप जो है इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्ड रोड मैप, इसमें क्या टारगेट किया गया है, थर्ड रोड मैप का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात बताऊं, देखिए ये जो है ना, ये सब समझने की चीजें हैं। यहाँ पर अब बात करें यहाँ पर कि तृतीय कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है, का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब उद्देश्य में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे जो इन लोगों ने जो सेक्शन चुन रखे हैं कि इस पे हम लोग को क्या करना है, अलग से ज्यादा क्या करना है, काम करना है। जैसे फसल हो गया, ठीक है ना, फसलों पे तो ध्यान देंगे ही, धान गेहूं, उसके अलावा दलहन जो है, दलहन इन द सेंस की जो भी पल्सेस हैं, दलहन का मतलब होता है पल्सेस, ठीक है, पल्सेस हो गया। सब्जी, जितने भी वेजिटेबल्स हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग से कार्य करेंगे, ठीक है ना। वेजिटेबल्स जो है उस पे हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। तिलहन, जितने भी हैं आप आ जाइए इसमें, और जो जो चीज आप जोड़ सकते हैं, जैसे तिलहन, ठीक है, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीजें जो है इस पर इनका क्या है कि पूरा का पूरा फोकस है। यानी जो भी चीज हम जो भी फूड प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, उसको इन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से हर एक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि इस पर किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और किस लेवल से इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ क्या करना है कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़े, और कम से कम एटलीस्ट ये हो कि इतना ज्यादा हो कि सरप्लस भी हो हमारे पास, ठीक है, सरप्लस भी हो, ये दोनों चीजें हमारे पास हो। यानी अगर हम लोग उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंजम्पशन के साथ साथ सरप्लस वाली कंडीशन भी हो, ताकि उसको हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में रहें, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, तृतीय कृषि रोड मैप का क्या था, ये बेसिकली एजेंडा था, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे बात किया जाए, अगर आपका क्वेश्चन अगर ये रहता है कि क्या तृतीय कृषि रोड मैप सफल रहा या नहीं रहा, ठीक है, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आ जाए। और जैसा कि आपने सुना होगा, कृषि कर्मण अवार्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, करंट अफेयर्स में पढ़ा है, कृषि कर्मण अवार्ड मिला है बिहार को, कि कौन कौन से क्षेत्र के लिए मिला है बताइए जरा। वीट और मेज के लिए मिला है। तो आप बता सकते हैं मुझे कि ये कृषि कर्मण अवार्ड जो मिला है ये किस बेस पर मिला है, आखिर जो है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बिहार में जो एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया था ये इसी का बेनिफिट हुआ? हाँ जी, आप जब कुछ बनाते हैं, जैसे हमने जो रोड मैप बनाया है ना, हमने जो रोड मैप बनाया, इसका आउटपुट क्या रहा भाई, देखिए इसके आउटपुट के बारे में बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि लगातार बिहार को क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, लगातार बिहार कृषि, मतलब जो कृषि के अन्य अन्य जो फसलें हैं, ये भी नहीं कि किसी एक पे, यानी अलग अलग फसलों के तहत उसको क्या किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। तो बिहार को हम क्या देख रहे हैं, कृषि कर्मण अवार्ड क्या मिल रहा है, हर बार लगभग कहानी स्थिति इसकी है, कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इसका आउटपुट था, ठीक है ना, ये इसका आउटपुट था, याद रखिएगा, ये क्या था इसका, एक तरह से कृषि, इसको कर्मण जो पुरस्कार है, ये अवार्ड हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार को मिला। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पर अब जैसे हम लोग बात करें, जैसे 2012 में यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि इसका आउटपुट अगर हम देखें तो 2012 में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, और किसकी तरफ से, वीट हो गया, मेज हो गया, यानी हम लोग कहीं ना कहीं से इस कंडीशन में, और एक चीज और है, वीट हो गया, मेज हो गया, तो ये हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग फसलों को, ये भी नहीं कि कोई एक फसल है, अलग अलग फसलों को, जो एजेंडा रखा गया अलग अलग फसलों को, ठीक है।
तो हम लोग देख क्या रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, यानी जो अवार्ड मिल रहा है, ये नहीं कि कोई एक क्रॉप में आप महारत हो चुके हैं, आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अलग अलग जो फसलें हैं उनमें आप क्या कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट जो कह सकते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है उस पर काम किया जा रहा है। दैट्स वाई हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है इसमें कृषि कर्मण पुरस्कार वो मिला। इसी बार की अगर हम लोग बात करें 2020 में, इससे संबंधित देखिए कि ये आपका क्या है, एक तरह से करंट का भी क्वेश्चन हो गया है ये, ठीक है ना। 2020 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मिला है आपको, हाँ जी, किसके किसके लिए मिला है, वीट और मेज के लिए, है ना। वीट, जिनको भी लग रहा होगा कि अगर ये क्या कहते हैं कि वीट एंड मेज के लिए मिला है क्या, कृषि कर्मण पुरस्कार, इस बार जो मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार। तो ये इस बिहार का रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप का ही क्या था, ये आउटपुट था, कृषि कर्मण पुरस्कार, ठीक है। 2020 में हम लोग क्या देख रहे हैं, वीट और मेज के लिए जो कि जनवरी में ही क्या किया गया था, दिया गया था ये पुरस्कार। तो हम क्या देख रहे हैं कि लगातार बिहार में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है और अलग अलग फसलों के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं, हम एक पर क्या है फोकस नहीं है, कभी वीट को मिल रहा है तो कभी मेज को मिल रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ हमने उसके ऊपर पूरा पूरा क्या किया है, ध्यान दिया है, ठीक है। थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं, ये था जैसे हमने अगर बात किया जाए कि ये था क्या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप सुनिएगा कि इस बीच में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल पे अगर हम लोग आए तो इस बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार ने आलू की उत्पादकता में क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिहार ने आलू का खेती कहां पर होता है सबसे ज्यादा, बिहार में, दक्षिणी बिहार में या उत्तर बिहार में, बता सकते हैं कहां पर होती है आलू की खेती सबसे ज्यादा। पोटैटो का प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज्यादा कहां होता है, बिहार ने आलू के उत्पादन में कहां पर बोल रहे हैं, नॉर्थ बिहार में होता है। अच्छा नीरज थोड़ा स्लो कर दूं, ओके ओके चलिए मैं स्लो कर दे रही हूं। यहां तक नीरज समझ में आया आपको, नॉर्थ, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि बिहार में आलू जो होता है ना वो सबसे ज्यादा, यानी प्रोडक्शन, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे ज्यादा, सबसे पहली बात तो ये जिन्होंने भी बोला है नॉर्थ बिहार, आपका क्वेश्चन जो आपने उत्तर दिया वो पूरी तरह से गलत है। नॉर्थ बिहार में नहीं, साउथ बिहार में सबसे ज्यादा आलू की खेती अच्छी होती है। इनफैक्ट जो पटना के आसपास का क्षेत्र है वो इस मामले में क्या है, प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा आलू का प्रोडक्शन कहाँ होता है, पटना के आसपास वाले रीजन में। कुछ ऐसे फसलें हैं जो आपको मैं बता दूं, जैसे चना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो चना मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में फर्क क्या है। जो उत्तर बिहार के जो चने होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और साउथ बिहार के जो भी चने होंगे वो क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। और साउथ बिहार का चूंकि जो लैंड है, मैंने क्या कहा, ड्राई रीजन है वो, वहाँ पे फ्लड वगैरह वैसा स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर का जो कंडीशन है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, वहाँ पर जो इस तरह की जो दाल हो गए, आपको चना हो गया, इन सब की खेती बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है ना उसमें क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करने का बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, काली मृदा जिसको हम लोग कहते हैं वो उसी तरफ मिलता है। आइए आलू के उत्पादन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार ने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उत्पादन में बिहार के द्वारा, ये कृषि, इसके आउटपुट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी आलू में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कभी वीट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कभी मक्के की खेती में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये सब के सब बिहार का जो कृषि रोड मैप है, जो एग्रीकल्चर रोड मैप है, ये उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान जो है दिया पूरी तरीके से कि कैसे हम लोग अपने इस प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोग अगर बात करें कि पोटैटो का 2012 में, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2012 में क्या स्थिति थी, कितना प्रोडक्शन किया भाई, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 729 क्विंटल, आप लोग सुनते होंगे है ना कि क्विंटल में क्या होता है, इस तरीके से 729 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर खेती होनी शुरू हो जा रही है, ठीक है, 729 क्विंटल पर हेक्टेयर पर हेक्टेयर। तो हम जो हैं अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे एक
पूरा का पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम, यानी हम एक पूरा का पूरा उस पर क्या हो रहा है, एक संस्था है जो काम कर रही है, जो देख रही है, जिससे आगे क्या हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, हाइड्रोजेल का नाम सुना है अभी आप लोगों ने? हाँ जी, अभी कृषि से संबंधित एक वो मैं बता रही हूँ, हाइड्रोजेल, सुना है इसका नाम? हाँ जी, हाइड्रोजेल का नाम सुना है अभी? क्या हुआ, जूम वाले और ऐप वाले कहाँ चले गए? बताइए। हाँ जी, नीरज, स्वाति, हाइड्रोजेल बताइए जरा क्या है? हम्म, क्या है ये हाइड्रोजेल, बताइए। कोई नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं जी? हाँ, थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाइए, नहीं तो कृषि के क्वेश्चन में सुन लीजिए, मैं आप सबको बता दे रही हूँ, एग्रीकल्चरल क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी में इतना भयंकर क्वेश्चन पूछा है, लोगों की हालत खराब हो गई है। कहीं बिहार भी ऐसा ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा क्या करिए, अवेयर रहिए। शायद नहीं, स्वाति सुनिए, हाइड्रोजेल जो है ना, BAU याद रखिएगा, BAU ये करंट का भी क्वेश्चन है आपका, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है क्या, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये इन लोगों ने क्या किया है, वाटर कंजर्वेशन। नहीं स्वाति, आप लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, एग्जैक्ट जो मैंने पूछा है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये एक तरह से इसको किया क्या गया है, ये मिट्टी के जैसे पाउडर नहीं होता पाउडर, तो ये पाउडर के फॉर्मेट की इसको तैयार किया गया है, किसके फॉर्म में, पाउडर के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो सकता है आपका करंट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पाउडर के फॉर्मेट में है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि बीज के साथ इसको डालेंगे अगर आप खेतों में, तो इससे क्या होगा कि पानी की जो बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से क्या है कि पानी बचाने के पर्पज से, और इसको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने क्या किया है, इसको हाइड्रोजेल को मान्यता दे दी है। मान्यता इन द सेंस कि ओके कर दिया है कि ठीक है, आपने जो अभी ये बनाया है ये बहुत ही बेहतरीन है कृषि के पर्पज से, कि आप इसको पाउडर के फॉर्मेट में है, बीज के साथ आप इसको क्या करेंगे, खेतों पे छिड़काव करेंगे, और इससे पानी का जो बहुत ज्यादा जो पानी खेतों में लगता है उससे ये बचाएगा। यानी अत्यधिक जो पानी का दोहन कई बार होता है या बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज हो जाता है, उससे बचाएगा ये हाइड्रोजेल, जो कि बिहार में बना है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर है ये अब? हाँ जी, क्लियर हुआ ये? ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि हाइड्रोजेल क्या है भाई, तो मैंने क्या कहा कि इसको जो BAU की जो मिट्टी विज्ञान जिसको कहा जाता है, उनके तहत ये क्या किया गया, तैयार किया गया। तो अगर मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रहा है, तो इस पे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप है वो उसमें यही तो है कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, साथ के साथ जो बीज वगैरह भी हुए या फिर कहीं ना कहीं से पानी को किस तरह से बचाव किया जाए, इन सारी एग्रीकल्चर में सिर्फ एक चीज तो नहीं होता है कि हमको सिर्फ प्रोडक्शन देखना है, प्रोडक्शन के साथ साथ पूरा एक प्रोसेस होता है ना, कि किस तरह से हम पहले जो खेत को जोतने का जो स्थिति है वो कैसा रहे, उसके अलावा बीज जो है, पेस्टिसाइड्स की मात्रा उसमें कितनी हो, ऑर्गेनिक खेती हो रही है नहीं हो रही है, हर तरीके के उसमें मुद्दे हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये इसी का कहीं ना कहीं से क्या है कि ये जो लगातार हम लोग अगर बिहार में जो इनोवेशन हो रहे हैं या नए नए कुछ खोज की जा रही है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप। ठीक है, हाँ जी, ऐप वाले क्लियर है ये? BAU, नीरज, अगर हाइड्रोजेल पूछ दिया जाएगा कि ये है क्या, तो एक तरह से ये क्या है, ये पाउडर मतलब का फॉर्मेट है, और इसके माध्यम से क्या होगा कि खेतों में बहुत ज्यादा पानी का जो वेस्टेज होता है या पानी की जो आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गई स्वाति?
ये अभी हाल फिलहाल का ये क्या है, रिसर्च है, बिहार में हुआ है। और इसको में एक चीज़ और है कि मैंने अभी बताया आपको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको ओके कर दिया है, यानी कि ये क्या हो चुका है, ओके टेस्टेड वाला मामला है कि हाँ ये ठीक है, इसको आप लोग अपने खेतों में यूज़ कीजिए, इससे पानी जो है वेस्टेज नहीं होगा, पानी का कम पानी में प्रोडक्टिविटी, बस इसको इस तरह से समझिए ना, कम पानी में उत्पादन अधिक होना, ठीक है ना, उत्पादन जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। ये है इसका मेन, हाइड्रोजेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, इसका मेन टारगेट है कि कम पानी में हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब आप खुद बताइए, आपको नहीं लगता कि इस हाइड्रोजेल का बिहार के, दक्षिणी बिहार में इसका बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता है? हाँ जी, आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, आपको नहीं लगता कि बिहार के दक्षिण बिहार में ये वरदान साबित हो सकता है, जहां पर ऑलरेडी जो क्या है, ड्राई रीजन है, हो सकता है ना इसका। तो मैं यही कह रही हूँ कि इसको क्या है, इंटरलिंक करने की जो एक टेंडेंसी होती है। हाँ जी चंदन, गुड मॉर्निंग। तो इसको क्या करिए कि जैसे ये हाइड्रोजेल बना है, इसका पर्पस ही यही है कि कम पानी इसमें लगे, है ना, कम पानी में प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिसकी वजह से इसका निर्माण किया गया। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये अगर हम लोग बात करें तो बिहार के, दक्षिणी बिहार में ये वरदान साबित हो सकता है, इसको बड़े पैमाने पर अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े इसमें अब। हाँ जी, यहाँ तक, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आप सबको? हाँ जी, क्लियर हो रहा है ना, कहीं समस्या तो नहीं आ रही है ना इसमें? तो इस तरह से वही मैं कह रही हूँ कि इसको करना क्या है कि माइंड में चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। हाँ चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा थर्ड रोड मैप, एक अभी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो लोग, बहुत सारे लोग अभी इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं बीपीएससी का, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि एटलीस्ट वन फूड, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है आपका, एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट वन फूड इन ऑल इंडियन प्लेट, ठीक है, एटलीस्ट वन फूड आइटम, at least one food item of Bihar in all Indian plate, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का कम से कम एक खाद्य वस्तु, है ना, एक वन फूड आइटम का मतलब होता है एक खाद्य वस्तु भारतीय प्लेट में, अब ये आपको बता दे रही हूँ ये है क्या एजेंडा। देखिए ये थर्ड रोड मैप का ये क्या है, एक तरह से एजेंडा किया गया है। एजेंडा का मतलब ये है, इसमें ये रखा गया कि कम से कम बिहार का एक ऐसा जो खाने वाला, जो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो ऐसा हो कि जो ऑल ओवर इंडिया में सभी भारतीयों के प्लेट में एक समान बिहार का पहुंचना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे हम मान लीजिए कि ये हमारा भारत हुआ, ठीक है, ये हमारा भारत हुआ, बिहार से निकला हुआ मान लीजिए आलू हो गया, आपको टमाटर हो गया, कुछ भी आप चना हो गया, ये सब की पहुंच कहाँ तक पहुंचे, ये पूरे भारत में पहुंचे। इसकी पहुंच कहाँ होनी चाहिए, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर। ये है टारगेट, ठीक है, ये क्या है, टारगेट है। और आपको मैं बता दूं कि अभी काफ़ी क्वेश्चंस भी ये मतलब पूछे जा रहे हैं कि बिहार में कम से कम एक खाद्य वस्तु सभी भारतीय प्लेट में, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं बार बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये नारा जो है, ये स्पेशल जो ये रखा गया है, ये जो एक एजेंडा रखा गया, तो ये एजेंडा किस में है, ये थर्ड रोड मैप में है, यानी कि थर्ड एग्रीकल्चर, जो तृतीय कृषि रोड मैप है, उसमें ये थॉट दिया गया है, तृतीय कृषि रोड मैप में, ठीक है, तृतीय कृषि रोड मैप में। अब मुझे एक बात बताइए, इसका ये आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में किया गया एक वर्क है, बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव, यानी इसका जो दायरा है ये हम बहुत ही दूर तक का सोच के चल रहे हैं। दूर का मतलब ये हुआ कि हमारे आलू, हमारे चना, या हमारे यहाँ का जो है, आप मान लीजिए, अब ये मत सोच लीजिएगा इसको
हाँ जी, नीरज और नाजिम, आप सबसे मैं बता रही हूँ, इसके बारे में ये मत सोचिएगा कि एटलीस्ट 1 फूड का मतलब ये हुआ कि लिट्टी चोखा ही सबके प्लेट में पहुंच जाना चाहिए, समझ गए? ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा जो आइटम जो हमारे यहाँ का, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, या हमारे यहाँ का गेहूं हो गया, या हमारे यहाँ का आलू हो गया, या हमारे यहाँ का कुछ भी हमारे यहाँ का जो होता है, वो एक आइटम जो है भारत के सभी जगह पर पहुंचना चाहिए। हाँ जी भावना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये समझ में आई बात आप लोगों को? ये थर्ड रोड मैप का ही क्या है, एजेंडा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, तभी तो आपने अभी आपको मैंने क्या बताया कि 2012 में आलू का प्रोडक्शन जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसका मतलब है कि हमारे आलू जो है, जो बिहार का आलू है, वो ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा तो होगा ही। वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई, सरप्लस, समझिए, ध्यान दीजिए, जब अगर आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जितना प्रोडक्शन एक औसत होना चाहिए, यानी आपके स्टेट के लोगों के कंजम्पशन करने के बाद जितना बचेगा, वो कहते हैं सरप्लस। लेकिन उसके बाद भी आपके पास इतना ज्यादा है कि विश्व में उस लेवल पे नहीं कोई प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपने क्या किया है, प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और आपके यहाँ के आलू जो थे, पोटैटो जो है, उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि वो पूरे भारत में पहुंचा होगा। आप इस बात से सहमत है या नहीं है? अब भारत के आलू, आपको नहीं लगता है कि भाई कन्याकुमारी में भी उसके सामान बन रहे होंगे उससे? हाँ जी बताइए, आपको नहीं लगता है कि अब भारत का जो आलू है या बिहार का जो आलू है, वो कन्याकुमारी में भी उससे कुछ आइटम बन रहा होगा, महाराष्ट्र में भी उससे कुछ आइटम बन रहा होगा, है ना? तो यही ये एजेंडा था थर्ड रोड मैप में, कि कम से कम एक खाद्य वस्तु जो है वो सभी भारतीय प्लेट तक पहुंचना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये समझिए, जितना समझ लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, क्लियरिटी बन जाएगी। अब आपको ये पता चल गया है कि ये चीज़ें इसमें हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है, ट्विस्ट भी करेगा, तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट कोई भी एक सामान जो है वो पूरे भारत में क्या हो, बिहार से हो, और बिहार ने यही एजेंडा रखा है थर्ड रोड मैप में। हाँ जी, क्लियर है नीरज, नाजिम? आज फर्स्ट डे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा आप लोग को आराम आराम से ही पढ़ाऊंगी। इकोनॉमिक्स नहीं है भावना, ये आपको एक तरह से एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ाऊंगी मैं। हार्डली 3 to 4 डेज आपकी क्लास चलेगी। क्या है, क्या करना है, क्या कह रहे हैं, नहीं सब सुने, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपको पहले पता चल गया है क्या? कौन सर? अच्छा, ओके, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आपका नाम क्या है जरा बताइएगा मुझे, एक्चुअली नाम दिखता नहीं है इसमें जूम वालों का। अच्छा, मनीष राय, ओके। हाँ जी मनीष जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ध्यान रखिएगा, और मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कल को ईश्वर करे कि आप सभी लोग इंटरव्यू तक के चरण तक पहुंचे, तो ये अभी 22 तक, क्योंकि आप जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ना 20 तक, ये जो आप दे रहे हैं 66वीं बीपीएससी, उस टाइम तक हमको लगता है कि मान के चलिए कि 21 तक आते आते आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थर्ड रोड मैप आपका बहुत आगे तक काम देने वाला है, ठीक है ना? ये जो थर्ड रोड मैप है ये क्या है, ये बहुत ही आगे तक जाने वाला है। इसमें अब आ जाइए, हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड रोड मैप के तहत ही हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इरिगेशन, क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है ना? इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब ये हो गया सिंचाई से संबंधित जो सुविधा है, सिंचाई सुविधा। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा चीज बता देती हूँ। जैसे सपोज दैट ये कोई नदी हुई, ठीक है, नदी, सपोज दैट ये गंगा नदी हुई या कोई भी नदी हुई, तो नदियों के पानी को जब मोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ मोड़ा हमने, यहाँ मोड़ा, फिर हमने यहाँ मोड़ा, तो ये बन जाता है क्या, कैनाल। ये क्या बन जाता है, कैनाल, नहर। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं नहर। क्या कहते हैं इसे, नहर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, एक तो खेती का पैटर्न, जैसे मान लीजिए इस बीच में आपका क्या हुआ, ये खेत हुआ, ठीक है, ये आपका खेत रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका खेती चल रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, खेती चल रहा है। तो ये नहर से जो खेती की जा रही है। दूसरा एक आजकल जो आप सुनिएगा, अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे, एक होता है ड्रिप सिंचाई, ठीक है ना, एक होता है ड्रिप सिंचाई, एक होता है स्प्रिंकलर। क्या होता है, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर, इसको सिंचाई भी बोलते हैं, सिंचाई नहीं, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि इसमें जो बेसिकली ये जो दो पैटर्न अब चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें ये होता है जल को क्या करना है, बचाना है,
जल को बचाना है, यानी ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है। तो कम जल में कैसे प्रोडक्शन अच्छा किया जा सके, याद रखिएगा, कम जल में किस प्रकार से प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाता है क्या आपको, यानी ये तो हो गया नहरों वाला पैटर्न जो आप देख रहे हैं, ये हो गया ड्रिप सिंचाई। जैसे आपको बता दूं, जैसे आप पार्क में कहीं देखिएगा तो ऐसा कुछ नल टाइप का होगा और इसमें से फव्वारा टाइप से क्या होगा, ऐसे 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 पानी फेंकेगा, ठीक है। एक हो गया कि भाई आपका लैंड रहा, यहाँ हमने क्या किया, अंदर से ही क्या हो रहा है, पानी जा रहा है धीरे धीरे। तो यानी वेस्टेज जो है एक बड़े लेवल पर वैसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। पानी की जो बर्बादी कहते हैं वो नहीं होता है। तो इनफैक्ट आपको बता दूं कि अभी जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो इसमें यह किया गया है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, साथ के साथ पानी की जो बर्बादी है वो नहीं करनी है। और इसका कारण है कि आप देखिएगा कि बिहार में क्या है कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई पे क्या मिल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडी दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है। सब्सिडी क्यों दिया जा रहा है भाई, सब्सिडी इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मोटिवेट हो ड्रिप सिंचाई के लिए, स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए, वो क्या हो, आगे बढ़ करके इस पर खुद से जाके काम करें। अब आप सपोज दैट आप बताइए कि कोई सामान आपको पता है कि 1000 रुपये का है, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है, वो सामान आपका हो गया हार्डली 500 या 300 का, तो आप मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे, बताइए। हाँ जी आप लोग मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे, हाँ जी ऐप वाले बताइए जरा। अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं, इरिगेशन के लिए आप जा रहे हैं और आपने पैटर्न अपनाया है, अच्छा आपके पास है नहीं रह जा रहे, वाह। तो अगर आपने ये पैटर्न अपनाया है, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई, तो आपको नहीं लगता है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तो उस सब्सिडी से आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, आप बहुत मोटिवेट होंगे और आप कोशिश करिएगा कि हम इसी पैटर्न को क्या करें, क्योंकि आपका पैसा भी तो बच रहा है ना, ठीक है, आपका पैसा भी तो बच रहा है। तो वैसा ये जो सिंचाई, ये ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर कि इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा, इसमें बोला गया कि स्पेशली बिहार में इस पे, अच्छा एक चीज और है, थोड़ा लिखते भी जाइएगा आप सब लोग, ठीक है, लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, यहाँ पर बिहार सरकार बड़े लेवल पर क्या कर रही है, आपको कह लीजिए आप क्या किया जा रहा है, उसमें सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, हाँ सब्सिडी क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, और उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि इरिगेशन सिंचाई सुविधा में भी अगर हम देखें इसमें, तो इसमें और क्या कौन से काम किए गए हैं, जैसे बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, ठीक है, इसके तहत ही, यानी इसको ही क्या करना है, एक तरह से आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं जो रोड मैप जो हमने बताया है, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, निजी नलकूप योजना, ठीक है ना, क्या है, बिहार शताब्दी निजी का मतलब इसको निजी जो नाम है वही रहता है इंग्लिश में भी, निजी नलकूप योजना, निजी नलकूप योजना, ठीक है। तो इसी के तहत हम लोग क्या दे रहे हैं, अच्छा ये जो है बिहार शताब्दी, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये 7 निश्चय का, अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 7 निश्चय का पार्ट है या नहीं है, इज इट पार्ट ऑफ 7 जो लिया गया है। वॉइस कम आ रहा है, हाँ जी अब बताइए, अब वॉइस ठीक है नाजिम, अब वॉइस ठीक है, अच्छा हाँ मुझे एक बात बताइए कि क्या ये 7 निश्चय का पार्ट है या नहीं है, आप लोग तो पढ़ रहे होंगे ना लगातार अभी एग्जाम के लिए, तो अब क्या है 7 निश्चय जो हम देख रहे हैं, बिहार का एक बहुत ही कह लीजिए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये 7 निश्चय, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है भाई इससे 7 निश्चय से, तो इस 7 निश्चय का एक पार्ट ये भी है, ठीक है ना, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। तो अब फिर बात करेंगे, देखिए डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बिहार रोड मैप फिर से यहाँ पर आ गया, क्योंकि बिहार रोड मैप को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है कि बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना जो है हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो, सिंचाई की सुविधा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हमें मिल सके, ठीक है। आवाज अभी कम है क्या, अभी रुकिए अब बताइएगा। हाँ जी अब बताइए, अब आवाज ठीक है या अभी भी थोड़ा सा कम है, अभी ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं इस, अच्छा ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसी के तहत हम क्या देख रहे हैं कि जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना होगा कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना जो कि 7 निश्चय का एक पार्ट है, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। किसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं? तो कृषि रोड मैप, जो अभी बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप है उसके तहत। अब आ जाइए, इसमें एक प्लान और है, वो है आप सीड रिप्लेसमेंट योजना। ठीक है, इसमें एक प्लान क्या है? सीड रिप्लेसमेंट, सीड रिप्लेसमेंट, सीड रिप्लेसमेंट प्लान। ठीक है, इस यानी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? थर्ड रोड मैप पे बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है क्या है? बीज परिवर्तित योजना, बीज परिवर्तित योजना। देखिए मैंने क्या कहा, बहुत बेसिक्स है। अब बीज परिवर्तित में देखिए है क्या, करना क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज दैट कि अगर चावल में मान लीजिए कि हम एक बीज जो पहले से चलता चला रहा है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इसकी जगह पे हम क्या ले आएंगे? हम लाएंगे हाइब्रिड। ठीक है ना, हम कौन से बीज लाएंगे? हाइब्रिड सीड्स को क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे? हम हाइब्रिड सीड्स को प्रीफर करेंगे। हाइब्रिड का मतलब हो जाता है स्टूडेंट संकरित। ठीक है, संकरित। और जो भी हाइब्रिड बीज होते हैं उससे क्या होता है? प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रोडक्शन, यानी उत्पादन जो हमारा है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उत्पादन क्या हो जाता है? हमारा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बीज परिवर्तित योजना के बारे में हम देख रहे हैं क्या। तो जो कृषि रोड मैप जो है बिहार का, कृषि रोड मैप, उसका एक पार्ट क्या है? कृषि रोड मैप के तहत अगर हम लोग देखें, कृषि रोड मैप के तहत अगर हम लोग देखें तो इसका एक जो अंग है वो क्या है? बीज परिवर्तित योजना, जिसके तहत करना क्या है कि जो नॉर्मल यानी जो सामान्य बीज है उसको संकरित बीजों से हम लोग क्या करेंगे? वहां पर उस बीज का इस्तेमाल करेंगे और उसका प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए मक्के के लिए जो बीज जो पहले से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं, अब उसकी जगह पे हम क्या करेंगे? बहुत ही एडवांस्ड जो है, यानी कि एक तरह से हाइब्रिड हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं वेल एडवांस्ड बीज भी हम लोग कह सकते हैं, वेल एडवांस्ड, वेल एडवांस्ड। ठीक है, तो यानी इस तरह के अगर कोई बीज हुआ तो हम उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। यानी सामान्य से, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा, सामान्य से हम कहां पर जाएंगे? बिल्कुल जो बिल्कुल क्या हो, अब बिल्कुल आधुनिकतम, यानी उसको बहुत ही बेहतर तरीके से जो बनाया गया बीज हो, हम उस पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। यानी सामान्य से हम किधर जाएंगे? संकरित, हाइब्रिड हम कह सकते हैं इसको, या वेल जो है उसको कहेंगे। ठीक है, तो बीज रिप्लेसमेंट में क्या किया गया है? इसमें कृषि रोड मैप में एक ये भी योजना है कि अगर मान लीजिए कहीं पे खेती हो रही है, सपोज दैट किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, और उससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा करेंगे कि उसकी जगह पे हम हाइब्रिड बीज को प्रीफर करेंगे, हम उससे ही उसका प्रोडक्शन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बीज परिवर्तित योजना, सीड रिप्लेसमेंट प्लान, ये कृषि रोड मैप के तहत ही क्या है? इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। बीज परिवर्तित योजना किसके तहत है? अगर आपका क्वेश्चन बनता है, अब क्वेश्चन सुन लीजिए, इससे क्या हो सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि बड़े पैमाने पर संकरित बीजों का इस्तेमाल बिहार में कृषि में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो योजना है ये किसके तहत है? हो सकता है ये क्वेश्चन है। तो बीज परिवर्तित योजना, ये योजना किस नीति के तहत है? अगर हम लोग बात करें तो बिहार कृषि रोड मैप जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? इसमें यही करना है कि सामान्य से हमको क्या करना है? हाइब्रिड बीजों की तरफ जाना है। हाँ जी भावना, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है ये? हाँ जी भावना, ये क्लियर हुआ? अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए कि सीड रिप्लेसमेंट जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, या क्या क्या हुआ थर्ड रोड मैप में, क्या कुछ नई चीजें हैं, जो संकरित बीजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये किसका पार्ट है? ठीक है ना, सामान्य से हाई, ये एकदम बिल्कुल कह रहे हैं हम लोग एडवांस जो सीड्स हैं उसका अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारा थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप, जिसमें कि ऑलरेडी ये बात रखी गई है कि हम लोग क्या करेंगे? बीज जो है वो अब हाई फाई इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। हाँ जी नाजिम भावना, जूम वाले क्लियर है ये?
अब इसका हम लोग देखिए, इसका हम लोग क्या देख सकते हैं कि सीड रिप्लेसमेंट के तहत अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों ने कुछ इसके हम लोगों ने नतीजे भी देखे हैं, ठीक है ना। आउटपुट, ये जो प्लान ये लेकर के आए हैं, इस प्लान का हम लोग अगर देखा जाए कि इन्होंने जो बीज परिवर्तित किया तो उस बीज परिवर्तित का कुछ आउटपुट आया या नहीं आया, ठीक है ना। वो कुछ आउटपुट, चूंकि थर्ड जो है वो कब से कब तक है, 17 से लेके 22 तक है, ठीक है। तो इस बीच में कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आप आ जाइए यहाँ पे, कुछ चीजें जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए यहाँ पर आते हैं हम लोग मक्का, मक्का, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए धान, यहाँ पे आ जाइए गेहूं, ठीक है। कुछ जो सीड रिप्लेसमेंट के काम जो किए गए हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से आ जाइए दाल, दलहन, दलहन यानी दाल हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑयल सीड्स जो होते हैं, तिलहन, ठीक है, तिलहन। अब बात करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, सीड रिप्लेसमेंट के तहत ध्यान क्या देना है, सीड रिप्लेसमेंट के तहत क्या हुआ भाई, जो बीज परिवर्तित किया गया, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सीड रिप्लेसमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी कि इसमें जो किया गया, तो हम लोग उसे देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए, मक्का हुआ, मक्का का हम लोग देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर इसका क्या है, आउटपुट क्या रहा। हमें ये देखना है कि इसका आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, यानी इसके परिणाम कैसे रहे, इसके परिणाम कैसे रहे, ठीक है। परिणाम कैसे रहे, जो हमने सीड को रिप्लेसमेंट किया तो उसका क्या है, कैसा परिणाम रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका टारगेट, इन्होंने क्या किया, टारगेट बनाया, और एक तरह से ये हुआ अचीवमेंट कि हमने जो कोशिश किया था उसके तहत हम कितना इसमें हमें मिल पाया। अब मक्का की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, टारगेट था कि हमें 90% तक क्या कर लेना है, इसमें जो है सीड रिप्लेस करके प्रोडक्शन बढ़ा लेना है। 90% का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी हमें क्या करनी है, 90% तक बढ़ा लेनी है। अचीवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो वो कितना, देखिए डेटा वेटा याद मत करिएगा, बस बता दे रही हूँ कि ये सीड रिप्लेसमेंट का व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सीड रिप्लेसमेंट, इसका आउटपुट क्या रहा, इसके परिणाम क्या रहे, ठीक है। ठीक है। वीट के बारे में देख लीजिए, वीट में था कि 35% तक ताकि रखा गया था कि इसके इतने हम लोग टारगेट रख रहे हैं। आउटपुट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कितना गया, 24.89% इसका आउटपुट रहा, यानी इतने उसके परिणाम रहे। ऑयल सीड्स में हम क्या देखना है, यहाँ पर तिलहन में क्या था, 70 के आसपास था, रखा गया था टारगेट, ठीक है। प्रतिशत मतलब ये सब प्रतिशत में है, 70% तक रखा गया था, और आउटपुट कितना आया, 54.86। अब इसको मैं लिख दे रही हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अजी उसके वजह से गेहूं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 50% का इसका क्या किया गया था, टारगेट रखा गया था। इन सब में टारगेट रखा गया था कि हमें इतना कर लेना है, और आउटपुट इसका कितना आया, 41.3%, 41.3% इसका आउटपुट आया, ठीक है। दलहन में अगर हम लोग आए, पल्स में आए, तो उसमें सबसे कम रखा गया था, 30 रखा गया था। आउटपुट इसका कितना रहा, तो 7.70%। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दिस इज बेसिकली आउटपुट ऑफ सीड रिप्लेसमेंट प्लान। जो इन लोगों ने सीड रिप्लेसमेंट प्लान रखा था, ये उसका क्या रहा, परिणाम रहा, ठीक है, परिणाम रहा इसमें। ये चीज ध्यान रखिएगा। मक्का का रखा गया कि 90% हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। अचीवमेंट इसका कितना रहा, 86.09%। धान का रखा गया था कि 35% तक हम लोग कर देंगे, जिसमें अचीवमेंट रहा 24.89%। गेहूं में 50% के आसपास रखा गया था, अचीवमेंट रहा 41.3%। दलहन में अगर हम लोग बात करें तो 30 है, और इसमें 30% और अचीवमेंट कितना रहा, 7.70%। तिलहन में 70% रखा गया था, और इसका आउटपुट कितना रहा, 54.86%। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए जिसका हमने टारगेट ज्यादा रखा है, एक नॉर्मल सी बात मैं कह रही हूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोग जैसे कुछ एग्जाम जो लोग यूपीएससी में अपियर होते हैं तो कई बार वो सोच के चलते हैं कि अगर 150 क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, टारगेट ज्यादा लेंगे। कुछ होते हैं जो पहले से क्या सोच के चलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बहुत होगा तो थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, यानी कि 50-60 से ज्यादा हम नहीं जाएंगे। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं, ज्यादा का टारगेट लेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा सही होगा। ये एक रिस्क होता है, मैं आपको बता रही हूँ, जो भी लोग यूपीएससी देते हैं वो एक रिस्क होता है, लेकिन लोग करते हैं उसमें, और कई बार ज्यादा मारने वाला सही बिल्कुल उनका सटीक हो जाता है। ये एक नियम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट, अब देखिए जिसमें ज्यादा का टारगेट लिया ना, आप ये देखिए जिसमें ज्यादा का हमने टारगेट लिया उसमें हमारा आउटपुट क्या रहा है, ठीक रहा है। यहाँ पर आ जाइए, तिलहन में भी देखिए ज्यादा का टारगेट, इसका आउटपुट क्या रहा, ठीक रहा, ठीक है। जिसमें ज्यादा का लिया गया उसमें क्या रहा है, टारगेट उसका जो है वो क्या रहा है, काफी ठीक ठाक रहा है।
ठीक है, जिसमें ज्यादा लिया गया तो उसमें क्या है, टारगेट ठीक रहा। तो ये जो बीज रिप्लेसमेंट जो परिणाम है ना, उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि इतना जो है आउटपुट अब तक का रहा है। ठीक है, इतना जो है क्या रहा है, आउटपुट अब तक का रहा है। दलहन में देख लीजिए काफी कम की अगर बात करें कि सबसे कम किसमें है जो आउटपुट रहा, दलहन में सबसे कम किसमें रहा, दलहन फसलों में सबसे कम, यानी सबसे लो जो रहा आउटपुट वो किसका रहा, ये इस वाले फसलों का। यानी इसमें अभी और ज्यादा क्या करना है, सुधार की संभावना बनती है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक क्लियर है भावना? सीड रिप्लेसमेंट के तहत डेटा मत याद करने लग जाइएगा कोई भी, ठीक है, यहाँ डेटा नहीं याद करना। यहाँ समझा रहे थे आपको ये जो सीड रिप्लेसमेंट प्लान जो चलाया गया, तो उसके तहत कुछ जो मेन फसलें होते हैं जैसे मक्का, धान, गेहूं, दलहन फसलें और तिलहन फसलें। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग देख रहे थे कि जो सीड रिप्लेसमेंट प्लान के तहत क्या इन लोगों ने टारगेट किया था कितना का, और कितना इन लोगों को उसका अचीवमेंट मिला, यानी उसका जो बेस्ट रिजल्ट बात की जाए तो वो कितना रहा। हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ जी, नाजिम जूम वाले क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, हाँ जी, ऐप वाले नाजिम, क्या नाम है, भावना और नीरज, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट क्या रहा, ये जो बीज परिवर्तित जो प्लान लाया गया था तो उसका हम लोग क्या देख रहे हैं, दलहन में हम लोग को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इसका मतलब है कि इस पे अभी भी और ज्यादा क्या करना है, हम लोगों को वर्क करना होगा, यानी कि इस पे बिहार सरकार क्या करेगी, अभी और ज्यादा कार्य करेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके तहत इन्होंने क्या किया है, एक दो प्लान लेकर के आए हैं, एक दो योजना लेकर के आए हैं, और वो योजना क्या है जैसे एक योजना हो गया आपको धन शक्ति। ठीक है, धन शक्ति, ध्यान रखिएगा, ये योजना क्या है, धन शक्ति। धन शक्ति में क्या है भाई, इसमें ये है कि वेराइटी ऑफ, हाँ जी, इसमें हम लोग बात करें कि इसमें है क्या, तो इसमें क्या है कि वेराइटी बाजरा, यानी कि जो बाजरा होता है उसका क्या करना है, वेराइटी जो है वो डेवलप करना है इसमें। बाजरा यानी बाजरे की जो बाजरे की वैरायटी का मतलब होता है कि अलग अलग किस्में जो होती हैं। क्या हुआ, जूम पे रुक गया है क्या क्लास? किस्में, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रकार। प्रकार में क्या करना है, बढ़ोतरी में बढ़ोतरी, यानी प्रोडक्शन जो है बाजरा का जो प्रोडक्शन है वो क्या करना है, हम लोगों को बढ़ाना है। इसमें धन शक्ति के तहत क्या करना है, इसका प्रोडक्शन जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है। और इसका यानी अगर हम लोग देखें तो इसमें इसके तहत एक और है, बीज के में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना। ठीक है, तीव्र बीज योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना लाया गया है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना लाया गया है। ठीक है, लाया गया है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना। ठीक है, ये क्या किया गया है, ये लाया गया है मुख्यमंत्री तीव्र, यानी जो बीज वाला जो हम बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में क्या हम देख रहे हैं, एक दो प्लान चल रहे हैं। हाँ जी, ऐप वाले आवाज जा रही है आप लोगों को? जूम वाले कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या, जूम वाले? ओ हाँ जी, ऐप वाले आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी, मैं आ गई हूँ। हाँ हाँ, वीडियो स्टार्ट हो गया। एम आई ऑडिबल, सुन पा रहे हैं मुझे? अरमान, रोहन, स्वाति, अब क्लियर है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी, देखिए कि जो सीड रिप्लेसमेंट प्लान जो हम बात कर रहे थे उसके तहत बिहार में हम क्या देख रहे हैं कि दो परियोजना ऑलरेडी क्या है, चलाई जा रही है। एक तो हो गया आपका धन शक्ति, देख लीजिए यहाँ पर धन शक्ति जो है, यहाँ पर क्या है कि बाजरे की किस्म की जो सीड्स हैं उसको क्या करना है यहाँ पर डेवलप करना और
इसके जो प्रोडक्शन है, बाजरे का जो उत्पादन है, उसको क्या करना, बढ़ाना है। दूसरा हमारा क्या है, वो है मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना लाया गया है, ये याद रखिएगा। और अभी ये सारी की सारी चीजें किसके तहत आ रही हैं, सीड रिप्लेसमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया है वो किस में आता है, थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप में, सीड रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये किसके तहत है, सीड रिप्लेसमेंट के तहत है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सीड रिप्लेसमेंट के तहत ये आता है, ये वाला सीड रिप्लेसमेंट प्लान के तहत है। तो यहाँ पर दो प्लान हमने क्या देखा है, एक हो गया आपको धन शक्ति, धन शक्ति में क्या करना है कि बाजरे की जो किस्म है या उसके जो प्रकार है उसको क्या करना, बढ़ाना है। तो धन शक्ति जो है ये भी क्या है, इससे संबंधित है, सीड रिप्लेसमेंट के तहत। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना, ये किससे संबंधित है, इसके पहले, अच्छा फिर से बता दूं, ठीक है सत्यम ध्यान से सुनिएगा, जो अभी हम सीड रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि सीड रिप्लेसमेंट के तहत ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार में एक दो प्लान हमें दिखाई देता है। और वो दो प्लान क्या दिख रहे हैं, एक तो धन शक्ति वज्र योजना, धन शक्ति में क्या है यहाँ पर कि जो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो बाजरे की जो क्वांटिटी है, वीडियो आ रहा है सत्यम, हाँ जी वीडियो आ रहा है, ठीक से देखिए, अब तो अब सभी लोग को सुनाई दे रहा है, आप अपना रिफ्रेश करिए एक बार उससे। ठीक है, तो एक हो गया आपको धन शक्ति और दूसरा क्या है आपको मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना। फिर से बताऊं, अच्छा ठीक है फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर सीड रिप्लेसमेंट प्लान जो अभी मैंने बताया था, जो कि थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप जो बिहार में लाया गया है, जो कि 17 से 22 तक का है, उसके तहत सीड रिप्लेसमेंट योजना चल रहा है, जिसमें यह है कि सामान्य बीज को हम क्या करेंगे, हाइब्रिड बीज से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, दो प्लान जो बिहार में ऑलरेडी जो चलाए जा रहे हैं, एक है धन शक्ति, धन शक्ति में क्या करना है, धन शक्ति में बाजरे के जो बीज हैं उसको क्या करना है कि एक उसमें जो हाई एल्डेड जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, या वेल एडवांस जो सीड्स होते हैं, उसका क्या करना है, हमें वहां पे प्रयोग करना है, जिससे बाजरे की क्या हो, किस्में या उसकी जो बढ़ोतरी है वो क्या हो, ज्यादा बढ़ सके, प्रोडक्शन उसका बढ़े। बिकॉज जो बाजरा है दैट इज हाई सोर्स ऑफ आयरन, ये क्या है, आयरन का बहुत बड़ा और बहुत रिच सोर्स होता है, दैट्स वाई इस पे फोकस किया गया है। अदर जो है हमारा वो क्या है, मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना, ये क्या है, इसके तहत भी यही है कि बीजों में फिर से क्या वही चीजें हैं कि वेल एडवांस्ड जो सीड्स हैं हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो सके, सरप्लस में जाए और बेहतर जो हो सके उसके परिणाम आए। क्लियर है नीरज, हाँ जी क्लियर है। तो ये था जो अभी मैंने आपको जो मुख्य बातें बताई, ये सभी बातें थी तृतीय एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत, जो कि 17 से 22 तक का जिसका टेन्योर है, उसमें क्या क्या प्लान चलाया जा रहा है और उसमें क्या टारगेट रखा गया है, जिसके तहत बिहार में हम देख रहे हैं कि 7 निश्चय में भी क्या है, एक योजना है ना। उसके अलावा हमने क्या देखा है कि बीज से संबंधित यहाँ पर प्लान चल रहा है। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो एक उसमें प्लान ये भी है कि एटलीस्ट बिहार का एक खाद्य वस्तु पूरे भारत में पहुंचना चाहिए। तो ये किसके तहत है, ये थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, ये जो मैंने अभी आप सारी चीजें आपसे डिस्कस किया, तो ये था आपका एग्रीकल्चर रोड मैप, बिहार एग्रीकल्चर यानी बिहार कृषि रोड मैप के तहत आने वाली मुख्य बातें। अगर आपकी परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप एटलीस्ट इसे आप टैकल कर सकते हैं। आप इसे, अब आपको पता चल चुका है कि इसी प्लान के तहत अभी आ रहा है वीडियो, अभी तो बताया मैंने, फिर से बताऊं, हाँ जी अभी फिर से नहीं समझ में आ रहा है क्या, या फिर वीडियो नहीं चल रहा था। दो प्लान देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए भाई, देखिए, हाँ अब लास्ट बार सुन लीजिए एक बार। धन शक्ति जो है ये बाजरे के सीड के लिए किया गया है, इस प्लान को लाया गया है ताकि बाजरे का प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। बिकॉज जो बाजरा होता है वो क्या होता है, वो हाई रिच जो सोर्स होता है वो किसका, प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन आयरन का सबसे ज्यादा। और चूंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, हाँ ठीक है, और दूसरे अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना है जो सीड रिप्लेसमेंट प्लान के तहत ही क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, ये जो प्लान चल रहे थे हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये आ जाइए नेक्स्ट, अब बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे क्या कि बिहार में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करें तो अगर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कौन सा सर्वे था जो आया है, ठीक है ना, ये कौन सा सर्वे था जो क्या हुआ है, आया है या अभी आया है, ठीक है। तो देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करें तो ये कौन सा था, ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये कब लाया गया, 24 फरवरी 2020 को इसे लाया गया या इसे प्रस्तुत किया गया, ठीक है, इसे प्रस्तुत किया गया, कब किया गया है, 24 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट अगर बात करें किसने इसको रिप्रेजेंट किया था, अगर इससे संबंधित कोई भी पीटी में आपके सवाल बने तो इसमें छूटने नहीं चाहिए, जो श्री सुशील कुमार मोदी जी, सुशील, ये उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम थे उस टाइम पे, श्री सुशील कुमार मोदी, इनके द्वारा क्या किया गया है, इसे प्रस्तुत किया गया है। He was deputy CM at that time period. He was deputy CM of Bihar. That's why हम क्या देख रहे हैं कि ये किसके द्वारा लाया गया था, इनके द्वारा लाया गया था। 2020 24 फरवरी 2020 को क्या हुआ है, ये आया है आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे। कौन सा था ये, अगर बात करें कि कितने नंबर का इकोनॉमिक सर्वे था तो 14वां इकोनॉमिक सर्वे था, ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था, ठीक है। अब इसमें बात करें कि इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है, जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें क्या कुछ नई बातें थी, ठीक है इसमें क्या कुछ नई बातें थी। तो अब देखिए ये जब पेश किया गया है 20 में, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देखेंगे कि इसमें जितने भी 18-19 से संबंधित जो भी बातें हैं उसका क्या होगा, इसमें समावेशन होगा। 2018 से लेकर के 19 तक की जो भी बातें हैं वो क्या होंगी, इस इकोनॉमिक सर्वे में होंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें ये नहीं होता है कि प्लान बताया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें जो बीत चुकी हैं या क्या आउटपुट रहा, क्या परिणाम रहा, आर्थिक सर्वेक्षण उसे ही कहते हैं। बजट के बारे में अगर बात करें, दोनों में देखिए अंतर समझ लीजिएगा। बजट जो होता है वो भविष्य से संबंधित होता है, यानी आगामी जो ईयर होता है, जो वित्त ईयर जो होगा उसमें प्लान दिए जाते हैं। बट आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करें कि जो ईयर जो वित्त ईयर बीत चुका है उसके बारे में क्या है, आर्थिक सर्वे जो होता है कि हमने जो प्लान बनाया था बजट का, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अगर बजट बनेगा, सपोज दैट बजट बना, तो हमने क्या किया उसके बाद में, जैसे इस साल जो भी बजट आएगा उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी उसके आउटपुट होंगे, तो उससे संबंधित उसका क्या आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण उसका आएगा कि यानी उसके पैसे से या उसका जो भी यूज हुआ उसके क्या परिणाम रहे। तो आर्थिक सर्वे का मतलब बेसिकली होता है परिणाम, ठीक है। आर्थिक सर्वे का मतलब क्या होता है, परिणाम, कि हमने जितना टारगेट रखा था उससे हमारा रिजल्ट क्या रहा और किस प्रकार के उसके आउटपुट आए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस बार की अगर हम लोग बात करें कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कौन सी दो मुख्य बातें हम लोग को देखने को मिली। तो इसमें ये जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में 2 नए चैप्टर क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं इस बार, 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं इस बार, अध्याय जोड़े गए हैं। अब वो 2 नए अध्याय क्या है, एक है देखिए आपको जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, एक जो हो गया यानी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, और दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो ई शासन, ठीक है। तो इसको यहां पर कर लेंगे, लिख लीजिए इसे। 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं, आ जाइए यहाँ पर। अब वो दो नए अध्याय कौन से हैं, एक हो गया आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें कि दूसरा इसमें चैप्टर अध्याय कौन सा जोड़ा गया है, इसको यहां पर ही आ जाइए। 2 न्यू चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, 2 नए चैप्टर कौन से हैं, एक हो गया आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और दूसरे के बारे में हम लोग बात करें तो वो क्या है आपको ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस या ई शासन भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई शासन, ठीक है। ई शासन का मतलब ही हो गया एक तरह से कि आपकी जितनी भी डेटा होंगे, ठीक है, जितने भी डेटा होंगे, अब वो क्या होगा, वो आपका ऑनलाइन जो है ऑनलाइन क्या होगा, वो अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ इस पे फोकस क्या किया जा रहा है, पेपरलेस, इसके साथ साथ इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, पेपरलेस। पेपरलेस का मतलब ये होता है कि कागज रहित। अब हम कागज का क्या करेंगे, जितना हो सके इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए इसका इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो हम कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा पर्यावरण है उससे संबंधित चीजों पे हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण पर हम क्या कर रहे हैं, इससे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये हुआ।
जैसा कि आपने सुना होगा कि बिहार का इस बार का जो बजट था, अगर आपने सुना होगा तो वो क्या था, ग्रीन बजट था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिहार में अब काफी ज्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर, ग्रीन बजट का मतलब ही हो जाता है कि पर्यावरण के मुद्दों पर अच्छा खासा राशि जो है हम क्या करेंगे, व्यय करेंगे, तो उसको कहा जाता है ग्रीन बजट। तो इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ ई शासन जो है इस पर बहुत ज्यादा क्या किया गया, फोकस किया गया है। तो ये अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने चैप्टर हैं, तो इसमें देखिए 14 चैप्टर हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कितने चैप्टर थे, 14 चैप्टर में जो 2 न्यू जोड़े गए हैं, एक हो गया आपको कि पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड द सेकंड वन इज ई गवर्नेंस। इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक ये हो गया। और जो सेकंड हो गया हमारा वो क्या है, दैट इज ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस यानी ई शासन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये 2-3 चीजें हम क्या देख रहे हैं, नई है। अगर बात किया जाए कि ये जो है इसमें कितने अध्याय कितने थे, 14, 2 इसमें न्यू जोड़े गए हैं, ई गवर्नेंस और एक जलवायु परिवर्तन। क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि इस पे काफी ज्यादा बिहार में क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। फोकस में इन द सेंस कि हमें क्या करना है, पर्यावरण को ठीक रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो बजट भी इस बार पेश किया गया वो कैसा बजट है, बिहार का मतलब पूरा का पूरे भारत में माना जाता है कि भारत का ये पहला ग्रीन बजट था जिसमें सबसे ज्यादा क्या किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन और इन्वायरमेंट से संबंधित चीजों पे क्या किया गया है, पैसा जो है खर्च करने की बात उसमें की गई है। तो पेपरलेस, कागज रहित हो जाएगा, फिर पर्यावरण पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम लोग अब आते हैं अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आ जाता है। जैसे ये सवाल बनने की पूरी संभावना है कि ये कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था इस बार वाला, तो कौन सा था भाई, ये 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था। यहाँ पे कुछ चीजें आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि ये भी एक, इसमें चैप्टर कितने थे, 14 थे ये, ठीक है। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ई गवर्नेंस पे अच्छा खासा क्या किया गया, फोकस किया गया। एक चीज और है यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे बिहार में कुछ गवर्नेंस से संबंधित अगर कोई भी अगर प्लान हो तो उसको हम क्या करेंगे, हाँ इस टाइप से, यानी स्पेशली जो ई शासन, ई गवर्नेंस में कौन सा प्लान चल रहा है हम लोग उस पर देख सकते हैं। अभी राइट नाउ जितने भी प्रशासन से संबंधित जो भी मैटर है, इनफैक्ट प्रशासनिक पदाधिकारी हो या बिहार सरकार, मेन जो है तो सरकार और प्रशासन इन दोनों के बीच का जो पूल का जो काम है ना वो ई गवर्नेंस ही कर रहा है। यानी सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन पे क्या है अब मौजूद है, A to Z डेटा वहां पर है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है ई गवर्नेंस का, कि आप क्या हो जाते हैं, करप्शन फ्री। यहाँ पर इसका फायदा क्या है कि करप्शन मुक्त मामला हो जाता है, ठीक है। जितने भी विदेशों में आप देखिएगा तो वहां पर क्या है, वहां पर सारे के सारे काम क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। ई गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि भ्रष्टाचार मुक्त मामला चलेगा फिर आपका। अब जो है आप बहुत ज्यादा यहाँ पर करप्शन नहीं कर सकते हैं। इसका बेनिफिट यही है कि यहाँ पर क्या होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त कार्य जो है आपका स्मूथली रन हो सकेगा, चलेगा, ठीक है। हाँ जी लिख लिया इसे, ऐप वाले यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं हम लोग अभी, अब बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है, हाँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है हम लोग उस पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग फिर अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग नेक्स्ट ये आएंगे कि अब बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही, बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही, ठीक है ना, यानी ग्रोथ रेट क्या रहा इसका। यहां हम लोग बात क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ बिहार, ठीक है। ग्रोथ रेट अगर हम लोग बात करें कि वो क्या रहा इस बार का, ठीक है। अब देखिए दो कीमत होती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है मौजूदा कीमत जिसको कहा जाता है चालू कीमतों पर, एक होता है क्या, चालू कीमत। चालू का मतलब होता है करंट, एक क्या होता है चालू कीमत, इसको हम लोग ये भी कहते हैं करंट, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट। और एक हो जाता है आपका स्थिर कीमत पे, स्थिर कीमत, ठीक है। एक क्या हो गया आपका स्थिर कीमत।
इन दोनों पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक चालू कीमत हो गया, एक हो गया आपका स्थिर कीमत पे। तो हम लोग बिहार का ग्रोथ रेट क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें कि मौजूदा कीमत पे यानी जो चालू कीमत है उस पे अगर हम लोग बात करें तो ये कितना रहा था इसका ग्रोथ रेट 15.01%, ठीक है। और अगर हम लोग स्थिर कीमत पे बात करें कि बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहा तो 10.53%, कितना रहा 10.53% रहा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो किसके स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, जीएसडीपी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जीएसडीपी। ध्यान रखिएगा, जीएसडीपी के तहत हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति रही थी, ठीक है। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएस यहां पर अभी मैं लिख दे रही हूं, फिर बार बार मैं नहीं लिखूंगी इस टर्मिनोलॉजी को। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। तो अगर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी के बारे में बात करें तो ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक समय सीमा में, एक निर्धारित समय सीमा में इस क्षेत्र की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन, जो भी प्रोडक्शन हुए हैं उसे क्या किया जाता है, उसे काउंट किया जाता है और उसे कहा जाता है क्या कि भाई ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ। ये हो गया पूरे देश की बात। लेकिन अगर हम बात करें राज्य की तो राज्य में बस उसी को क्या करिए आप स्टेट पे ओरिएंटेड कर दीजिए कि एक समय सीमा में यानी एक जो एक टाइम पीरियड, जो एक टेन्यूर फिक्स है उसमें उस राज्य में कितना जो है उसमें प्रोडक्शन हो पाया या कितना घरेलू प्रोडक्शन हो पाया उसको काउंट किया जाता है। तो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो दो कीमतों पर देखिए देखा जाता है, ठीक है। चालू कीमत यानी जो अभी चल रहा है उसे कहा जाता है चालू कीमत। स्थिर कीमत की अगर हम लोग बात करें, ये स्थित हो गया सॉरी, स्थिर कीमत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्थिर कीमत की बात करें तो इसमें यह होता है कि पहले से ही एक डेटा लेके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हम लोग बात करें तो 2011-12 को क्या किया गया, जैसे हमने माना है मानक एरिया, तो उसमें जो रेट हमने रखा हम उसके बेस पे यानी उस पे क्या किया गया है, एक रेट क्या है आपका फिक्स है, उस टाइम के हिसाब से फिक्स है। और उस पे हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर उससे चेक करते हैं कि स्थिर कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी का जो वृद्धि दर रहा, जो ग्रोथ रेट रहा वो कितना था, तो वो है 10.53%। चालू कीमत पर, चालू का मतलब ये हो गया कि जो करंट है, जो चल रहा है, जो अभी का सिनेरियो है उस बेस पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपको भी पता है कि कई बार जो होता है रुपया क्या होता है ऊपर उतार चढ़ाव चलता रहता है डॉलर की तुलना में, तो उस वजह से भी इसको कहा जाता है। जैसे अकाउंट में आप देखिएगा एक करंट अकाउंट होता है, एक नॉर्मल होता है, तो वैसे तरह से क्या चालू का मतलब होता है अभी जो चल रहा है उस पर अगर हम लोग बात करें तो कितना है देख लीजिए। तो अभी के हिसाब से देखें जो रेट है वो 15.01% रहा हमारा जीएसडीपी, जो ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा 15.01%। और अगर स्थिर कीमतों पर बात करें तो वो कितना है 10.53%। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप सभी को? हाँ जी सत्यम, नीरज, यहां तक क्लियर है हुआ आप लोगों को? वीडियो थोड़ा रुक रहा है, यहां तक क्लियर है ना? ग्रोथ रेट देखिए जीएसडीपी, हम लोग फिर से सुन लीजिए, मैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात कर रही हूँ। भावना, नीरज, सत्यम, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चालू कीमत हो गया कि जो चल रहा है अभी जो रेट है, जैसे रुपीस जो हमारा जो अभी जो चल रहा है हम उस बेस पे देखेंगे। लेकिन हमने क्या किया, एक ऑलरेडी जो है आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एक स्थिर कीमत है ये कौन फिक्स करता है, तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है एक बेस रेट, एक बेस ईयर फिक्स करता है कि इस बेस ईयर से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो वो जो बेस ईयर स्थिर कीमतों का है यानी जो एक रखा गया, जैसे आप देखिएगा कि इनकम को भी क्या किया जाता है दो लेवल पे देखा जाता है, एक स्थिर कीमत पे देखा जाता है, एक चालू कीमत पे देखा जाता है। स्थिर यानी कि जो पहले जा चुका है उस बेस पर भी हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं। तो स्थिर का मतलब क्या है कि वो एक फिक्स रहा कि ऐसा था। चालू में क्या है कि अप्स एंड डाउन होने के चांसेस बने रहेंगे,
ठीक है ना, बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए चालू में अगर हम बात करें तो सपोज दैट अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए तो मान लीजिए अगर किसी देश से युद्ध चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ तो आपका क्या हुआ, अप्स एंड डाउन हो गए उसमें, ठीक है। अभी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगले साल आपका आता है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का, मान लीजिए सपोज दैट, तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से काफी प्रभावित हुआ है? तो उस आर्थिक सर्वेक्षण में आपको नहीं लगता है कि वो जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा उसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको दिखाई देंगे? ठीक है, तो यही होता है कि उस टाइम पर कितना रहा, यानी चालू कीमत जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट चल रहा है उस पे हमारी क्या स्थिति रही, स्थिर जो है, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा ऑलरेडी क्या किया गया, फिक्स किया गया। एक बेस ईयर जो है, ये बेसिकली है क्या, एक बेस ईयर क्या किया गया है, तय किया गया है, और उसके इस पे मानक पे मापा जाता है कि इसमें हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा। ठीक है, तो ये था आपका, यानी कि बिहार के अर्थव्यवस्था का हम ग्रोथ रेट देख रहे थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट क्या रहा, तो चालू कीमत पर 15.01% रहा, और स्थिर कीमतों पे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है इसका डेफिनेशन, 10.53% रहा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। मैम, इफ करंट एंड फिक्स्ड ऑप्शन कैन नॉट बी मेंशन देन व्हाट विल बी द आंसर। प्रीति, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर ऐसा नहीं रहा तो अगर ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पूछेंगे। हो सकता है आपसे सिर्फ ये अगर बोल दिया जाए, अगर आप देखिए, या तो इसका, प्रीति आप एक काम कर सकती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि करंट, उम्मीद है ज्यादा चांसेस है कि करंट पे क्या करें, आपसे क्वेश्चंस बना दे, या हमारा जो करंट है, हाँ वही करें कि चांसेस नहीं होता है कि ऐसा नहीं पूछेगा कभी भी। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो करंट और स्थिर पे वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा चांसेस कम ही है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता भी है तो ये डेटा आप क्या करिए, एटलीस्ट थोड़ा सा माइंड में फिक्स कर लीजिए, यही हो सकता है इसमें, है ना। एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू फिक्स दिस डेटा इन योर माइंड, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, इसमें यही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसमें हम लोग। हाँ वही कह रही हूँ कि मेंशन रहता है इसमें ना, मेंशन नहीं रहे ऐसा नहीं हो सकता है। अब आते हैं, देखिए कि बिहार का जीएसडीपी, ये तो था ग्रोथ रेट, हम लोग बात क्या कर रहे थे, ग्रोथ रेट के बारे में। अब बात करेंगे बिहार का जीएसडीपी। ठीक है, बिहार का जीएसडीपी, जीएसडीपी देखिए मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। ठीक है, बिहार का जीएसडीपी, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि बिहार का जीएसडीपी क्या रहा। जीएसडीपी वो था ग्रोथ रेट, ठीक है ना, वो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट था। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि बिहार का जीएसडीपी जो है वो 2018-19 के बेस पे अगर हम लोग देखें, ऑन द बेस ऑफ 2018 एंड 19, ये कितना रहा। ठीक है, बिहार का जीएसडीपी हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना रहा, तो यहां पर आ जाइए 5,57,490 करोड़। ठीक है, 5,57,490 करोड़, ये क्या रहता, बिहार का जीएसडीपी। बिहार का जीएसडीपी 2018-19 के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें तो ये कितना रहा है, 5,57,490 करोड़, ये याद रखिएगा। अब यहां पर फिर से अगेन यहां पर बात आ जाएगा कि ये वर्तमान यानी चालू कीमतों पर ये रहा, वर्तमान कीमत, इसको वर्तमान कीमत भी कहते हैं, मौजूदा कीमत भी बोलते हैं, वर्तमान कीमत पर। ठीक है ना, यानी जो करंट जो स्थिति है हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जो करंट जो कंडीशन है हम उस पर बात कर रहे हैं कि कितना रहा। अब जब वर्तमान आ गया तो इसका मतलब फिर अस्थिर भी आएगा आपका, फिर अस्थिर भी आएगा कि स्थिर क्या रहा, इसके बारे में बताइए कि अस्थिर पे क्या रहा बिहार की स्थिति, स्थिर कीमतों पर 3,94,000, ध्यान दीजिएगा 3,94,350 करोड़, 350 करोड़। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने क्या बात की है कि बिहार का जीएसडीपी यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है हमारा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 2018-19 के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान कीमत मैंने आपको बता दिया था, यानी अभी जो चल रहा है वर्तमान जो रहा उसमें अगर हम लोग बात करें तो वो कितना रहा था, देख लीजिए 5,57,490 करोड़, ये रहा है वर्तमान इस पे रेट पे रहा बिहार का जीएसडीपी। हम लोग ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
पूरा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग बात करें कि वो कितना रहा, 5,57,490 करोड़ रहा। और उसके बाद बात करें स्थिर कीमतों पे तो ये कितना है, 3,94,350 करोड़ रुपया बिहार का जीएसडीपी रहा 18-19 के संदर्भ में। क्लियर है ये? ठीक है, इसे लिख लिया। हाँ जी, यहां तक ऐप वाले क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको देखिए मैंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। कांट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, प्लीज करंट नहीं समझ पा रहे हैं रितेश, समझिए करंट आपको मैं बता रही हूँ। करंट का मतलब ये होता है जैसे 2018-19 का, फिर से समझिएगा, करंट का मतलब ये हुआ, मैंने अभी बताया स्थिर का एक बेस रेट है, बेस जो है, बेस जो ईयर जो है वो फिक्स है रितेश, याद रखिएगा, एक बेस ईयर जो कि जो हमारा ऑलरेडी क्या है, फिक्स है, और वो माना जाता है, वो बेस ईयर माना जाता है 11-12, उसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, करंट का मतलब होता है जैसे अभी एकदम, मतलब जैसे 18-19 में प्रॉपर इसका क्या रहा, इसके बारे में बात किया था। करंट का मतलब समझ लीजिए, अब आपको बता रही हूँ। रितेश ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, कई बार आप सुनते हैं कि जो डॉलर की तुलना में रुपया जो है कई बार कमजोर हुआ या मजबूत हुआ। रितेश मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये सुना है कि डॉलर की तुलना में रुपया जो है इतना पैसा कमजोर हुआ या इतना पैसा मजबूत हुआ? सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? हाँ जी बताइएगा। रितेश मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये सुना है या नहीं सुना है? आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पर, सुना है ना? तो एक बात बताइए, अगर डॉलर की तुलना में आप सुनते हैं, इसका डेली अपडेशन आता है ना इसका, कि भाई आज जो है हमारा जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में कितना जा रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम जो इस ईयर में है, जैसे 2020 में है, ठीक है, आप तुलना कीजिए, हम अगर उसको राष्ट्रीय स्तर पर ही अगर हम देखें तो हमारा जो रुपया है, ठीक है, हमने कुछ परचेज किया कहीं विदेश से, तो अगर हमारे रुपये का वैल्यू अगर 50 रुपया है, ठीक है, और अचानक से कुछ दिन बाद फिर फ्लक्चुएट हो गया, वो 57 रुपया हो गया, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा या आपका जो भी आयात निर्यात होगा उस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ जी रितेश बताइए, इसका इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? तो बस उसको उसी तरह से समझिए, उस साल में कई बार क्या होता है, जैसे उस पूरे साल में क्या स्थिति रही, मैंने कहा क्या कि एक मान लिया जाता है कि पहले से एक ईयर है जो 2011-12 है, उसको रख करके लिया जाता है। एक ये हो जाता है कि उस साल में क्या स्थिति रही, पूरा ओवरऑल देखें हम लोग कि कई बार रुपया क्या हो जाता है, मजबूत होता है, कई बार रुपया कमजोर होता है, और ये चलता रहता है, ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। पूरे दुनिया का मार्केट जो है, अगर मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये कैसे रन हो रहा है, रन इसी पे तो हो रहा है कि भारतीय जो मुद्रा है उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, उसी बेस पे तो सारी चीजें हो रही है, हम जो भी आयात निर्यात करेंगे या हम जो भी सामान परचेज करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो बात यही है कि आपके रुपये का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, उस बेस पे देखा जाता है कि उस साल क्या काम रहा और कितना हमें लाभ हुआ, कितना हमें बेनिफिट हुआ। जैसे सपोज दैट आप बात करें, हम लोग यहाँ पर बिहार में प्रवासियों के बारे में बात करें, जैसे हमारे यहाँ लेबर्स का क्या अभाव है, जबकि लेबर अगर हम बात करें कि दूसरे जगहों में या दूसरे राज्यों में हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा लेबर क्या होते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में ही लेबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि इस पूरे साल में अगर चेक किया गया कि हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं, ठीक है, तो जो वर्किंग पार्टिसिपेशन जो कैपेसिटी जिसको कहा जाता है WPR, तो WPR के तहत कितने श्रमिक हमारे यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं और उस साल उनके द्वारा दिए गए सेवा से कितना प्रोडक्शन बढ़ा, तो ये सारी चीजें क्या होती है, काउंट होती है। सपोज दैट जैसे इस बार जो कोरोना आया, ठीक है, तो जो श्रमिक बाहर रह रहे थे, इस बार की कोरोना के कारण क्या हो गए, वो सारे श्रमिक कहां पर आ गए, बिहार पहुंचे। लेकिन बिहार पहुंच के ऐसा तो नहीं कि वो किसी सर्विस में अपना अभी योगदान दे रहे हैं या किसी बड़े लेवल पे जो है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने बहुत प्रोडक्शन का काम किया। कोरोना का जैसे जैसे जो इसका इम्पैक्ट कम होते रहा तो वो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वापस हो गए। तो इसका क्या रहा, इसका ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर जो हैं, लेबर्स जो हैं,
ओवरऑल सारी चीजें देखी जाती है कि उनका भी क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कितना उस पूरे के पूरे क्षेत्रफल में उस एक निर्धारित जो सीमा क्षेत्र है उसमें उस स्पेसिफिक ईयर में, वित्त ईयर में कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ। तो उस बेस पर देखा जाता है कि जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 2018 और 19 का, तो वर्तमान रेट यानी कि जो चल रहा है ना, और उसके अलावा चल रहा है इन द सेंस कि मान लीजिए ये प्रॉपर 18-19 के बारे में ही बात करेंगे कि उसमें क्या रहा, और अगर हम बात कर रहे हैं स्थिर पे तो ये 11-12 के बेस पे रख करके चेक किया जा रहा है कि उस टाइम पे हमारा ओवरऑल कितना हमें बेनिफिट हुआ। क्लियर है ये रितेश? अब यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी बताइए, इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया? हाँ जी, जूम वाले और ऐप वाले यहां तक क्लियर है आप लोगों को? रितेश यहां तक क्लियर हुआ आपको? पहले ये बताइए, ठीक है ना? तो इस तरह से चीजों को क्या करिए, थोड़ा देखिए जो सर्वे वगैरह है ना, और जो इकोनॉमी के कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं या ये जो चीजें चलती हैं, ये थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसको थोड़ा ठीक से समझेंगे ना तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा, और काफी क्या है, आपको इसको खुद से आप अंदाजा लगाने लगे कि अच्छा ये स्थिर ईयर है और ये हमारा क्या है, वर्तमान ईयर है या चालू कीमत, इसको यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब हम लोग आते हैं अब आते हैं, देखिए यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति, यानी बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि पर व्यक्ति अगर हम लोग बात करें कि बिहार में जीडीपी जो है वो मौजूदा कीमत पे क्या रहा, प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमत का मतलब ही हो गया आपको कि फिर से वही हम बात कर रहे हैं क्या, चालू कीमत पर। ठीक है, मौजूदा का मतलब ही हो गया क्या आपका, फिर से करेंट पर, यानी करंट जो रेट है उसके बारे में बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति का मतलब हो गया, यानी मतलब जितने भी पर कैपिटा, इसी को कहा जाता है पर कैपिटा। ठीक है ना, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा, यानी कि अभी मौजूदा जो चालू आपका रहा, ठीक है ना, मौजूदा कीमत पे अगर हम लोग देखें तो उसमें कितना रहा, 47,000। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फिर से कि अगर अब ये क्वेश्चन आया आपका कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि चालू कीमत पूछा जाए, चालू कीमत पर क्या रहा और स्थिर कीमत पर क्या रहा पर व्यक्ति, अगर जीडीपी के बारे में हम देखें बिहार में तो स्थिति इनकी क्या रही, तो चालू कीमत पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 47,000। ध्यान दीजिएगा कितना है, 47,541 541 चालू कीमत पर है। और दूसरा हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्थिर कीमत है उसपे कितना है, 35,629 35,629। ये क्या है आपका, जो जीडीपी में मौजूदा अगर रेट हम लोग देखें कि पर व्यक्ति जो बिहार में जीडीपी पे मौजूदा जो रहा, स्थिति इनका रहा पर व्यक्ति, तो ये क्या रहा, इनका जो इनकम के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है बेसिकली मौजूदा, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका जो इनकम है, यानी इनकी जो आय है, ठीक है, इनकी आय यानी इनका जो इनकम है वो क्या रहा, स्थिति क्या है इनका। तो अगर पर व्यक्ति की अगर हम लोग बात करें जीडीपी में कि बिहार में स्पेशल हम लोग बात करें तो चालू कीमत पर क्या देख रहे हैं, 47,541 है, और स्थिर कीमत पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 35,629 है। ये रहा आपको इनकम, पर कैपिटा इनकम बिहार में हम लोग देख रहे हैं इस बार की स्थिति क्या रही थी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस बार की स्थिति क्या रही थी। ठीक है, क्या इन लोगों का क्या रहा था, प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान कीमत पे अगर हम लोग देखें कि इनका क्या स्थिति रहा, तो चालू कीमत पर कितना रहा, 47,541। ये जब भी रहेगा ये थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन रहेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो स्थिर है उसका जो बेस मैंने आपको बताया ना कि बेस ईयर क्या है, वो इसका जो बेस ईयर है ये क्या है, आपको 2011 को लिया जाता है इसमें। तो इसमें है क्या कि ये जब भी होगा, यानी उस टाइम के रेट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, 35,629 है। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं चालू कीमत पे अगर हम लोग देखें तो इसका कितना है, यहाँ पर ये है 47,541। तो ये आपको क्या, बिहार में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि ये इनकम कितना है। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चंस यहाँ से क्या हो सकते हैं आपके बन सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम बिहार में कितना है। अगर पूछ दिया जाए करंट रेट पे तो 47,541, और अगर पूछ दिया जाए कि स्थिर रेट पे क्या है तो 35,629। ठीक है,
पर कैपिटा इनकम क्वेश्चन इससे बनने की क्या है संभावना रहते हैं। अब आते हैं, देखिए ये तो हो गया आपको इनकम के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि जो अगर बिहार में राजकोषीय घाटा क्या रहा आपका, आ जाइए यहाँ पर, राजकोषीय घाटा क्या रहा बिहार में, राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें कि ये कितना रहा, इसके भी क्या है कुछ डेटा जो है, क्या आवाज नहीं जा रही है, जा रही है, ओके। इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो राजकोषीय घाटा के बारे में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा के बारे में बात करें कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, ठीक है, तो राजकोषीय घाटा में देखिए होता है कुल व्यय, यानी उस राज्य का कुल व्यय क्या हुआ, ठीक है, माइनस कुल प्राप्तियां, यानी जो भी हमें मिला कुल प्राप्तियां। ये राजकोषीय घाटा का ये क्या है, बेसिकली निकाला इसी से जाता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये ध्यान रखिएगा। कुल व्यय, रुक जाइए इसे, ठीक है, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ठीक है, तो ये क्या है राजकोषीय घाटा, इससे ही क्या किया जाता है निकाला जाता है। तरीका, मेथड जो अगर पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा का मेथड क्या है, अगर यानी तरीका क्या है निकालने का, तो जितना खर्चा हुआ और जितना हमारी प्राप्ति हुई, ठीक है, तो उस पे ही क्या होता है राजकोषीय घाटा क्या किया जाता है यहाँ निकाला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि बिहार में राजकोषीय घाटा अगर हम लोग देखें तो वो कितना रहा, जीएसडीपी का अगर हम लोग देखें तो 2.68%, जीएसडीपी, ये मैं बार बार बता चुकी हूं, ठीक है, तो यानी ये क्या है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद का अगर हम लोग राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये कितना रहा बिहार में इस बार 2.68%। याद रखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ये कितना रहा राजकोषीय घाटा बिहार में 2.68%, 2.68%। याद रखिएगा जीएसडीपी जो है बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या रहा राजकोषीय घाटा, हम लोग बात करें किसके इसमें पर्सपेक्टिव में, बिहार में, ठीक है, बिहार में क्या रहा इस बार का, तो देख लीजिए इसे 2.68%, ठीक है, 2.68%। आपका क्वेश्चन इससे हो सकता है बन जाए कि बिहार में राजकोषीय घाटा, ये चूंकि क्या है ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है इससे बनने के चांसेस हो सकते हैं इससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए आपका आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन इससे क्या हो सकता है बन सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अगर आधार पर देखें तो कुछ चीजें आपको क्या करनी है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में ये है, ये किसके आधार पर, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ये किसका जो रिकॉर्ड है, यानी ये डेटा किसके बेस पर है, दिस डेटा इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से क्या है, ये डेटा इससे ही जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार उसका डेटा है, ये बजट का डेटा नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बजट का डेटा नहीं है। राजकोषीय घाटा देखिए मैंने बता दिया निकाला कैसे जाता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां इसमें होता है, और ये मेथड होता है। बिहार में जीएसडीपी का अगर हम लोग देखें तो कितना इस बार रहा राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, तो वो 2.68% रहा एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। अब आज ये नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे 3 क्षेत्र होता है ना, तो 3 क्षेत्र में हम लोग देखेंगे क्या कि तीनों क्षेत्र का इस बार बिहार में क्या कंडीशन रहा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि तीनों सेक्टर का बिहार में क्या स्थिति रहा, इसको तब तक लिख लीजिए आप लोग, लास्ट हम लोग उसमें बता भी देंगे कि तो 3 क्षेत्र जो है उसमें क्या रहा, उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्शन एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो देखिए इसका 3 क्षेत्र क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जो पहला क्या है प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिएगा ये क्या है आपको प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा आपको क्या है द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा क्या है हमारा वो है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें आते क्या है ये भी देख लीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो भी इसको समझ लीजिएगा कि प्राइमरी वाले में आते क्या है, ठीक है। हम लोग बात करें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए कृषि हो गया, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सारी चीज किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं,
फिशरीज जिसको बोलते हैं, फिशरीज, इसको क्या कहा जाता है, इसे फिशरीज कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिशरीज। तो ये आपका क्या है, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड में अगर हम लोग बात करें कि द्वितीयक में क्या है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, जल विद्युत, गैस, ये सब इसमें आते हैं। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, निर्माण प्रोडक्शन जितना भी हो गया और उसके बाद से हम क्या देखते हैं, क्या कह लीजिए इसको कि विद्युत, गैस, ये सब इसी में आएगा। गैस ये सब किस में आते हैं, इसी में आते हैं। सेकंड में तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें कहा जाता है क्या है, इसको बेसिकली कहा जाता है, इसको सेवा यानी इसको सर्विसेज भी कहा जाता है। इस सेक्टर को कौन सा सेक्टर कहा जाता है, सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि सेवा, ठीक है। अब सेवा में कौन सा हो गया, देखिए होटल हो गया, ठीक है, होटल हो गया, उसके बाद से आपको प्रशासन हो गया, सारी चीजें ओवरऑल जितने सर्विसेज हैं हम सारी चीज इसमें देखेंगे। होटल हो गया, प्रशासन हो गया, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, भंडारण, बैंकिंग, ये सारी चीज इसी में आती हैं। भंडारण हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपको, और भी इसमें आते हैं, आदि हम जोड़ दे रहे हैं ताकि इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं। तो ये क्या है आपको टर्शियरी, ये कौन सा सेक्टर है, बेसिकली टर्शियरी। ये कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी। ये कौन सा है आपका, सेकेंडरी। ये कौन सा है, सेकेंडरी। और ये कौन सा है हमारा, दिस इज प्राइमरी सेक्टर। ये कौन सा है हमारा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये तीन सेक्टर है। अगर हम लोग बात करें कि बिहार में इस बार इन तीनों सेक्टर में क्या रहा आउटपुट, ठीक है, तो हम लोग तीनों सेक्टर का आउटपुट अगर देखें कि जो प्राइमरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर जो है वो GSVA, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, GSVA, ठीक है ना, इसको कहेंगे सकल राज्य, हाँ इसको कहा जाएगा सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, इसको कहते हैं GSVA। अब ये तीनों सेक्टर देखिए इसमें आ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, ठीक है। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि बिहार में कितना रहा। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग कि प्राइमरी सेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में बिहार में क्या हम देख रहे हैं, कितना रहा इसका जो हिस्सेदारी रही, कितना आउटपुट रहा, 21.3%। ये याद रख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर का ये आउटपुट रहा आपका। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें कितना रहा हमारा, तो इसमें रहा हमारा 19, इसमें एक मिनट रुक जाइए, है ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं 19.7%। ये क्या रहा हमारा, ये रहा सेकेंडरी जो सेक्टर है वहां इसका आउटपुट रहा, ठीक है। और टर्शियरी में अगर हम लोग देखेंगे जो तीसरा क्षेत्र है हम लोग वहां पर बात कर रहे हैं, तो टर्शियरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी कितनी हिस्सेदारी रही, 59.0%। 59.0% ये रहा बिहार में इस बार के इन तीनों क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है, सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन का मतलब होता है कि इन तीनों क्षेत्र से हमारा आउटपुट कितना रहा और कितना ज्यादा इन तीनों क्षेत्र का योगदान रहा, ठीक है। तो तीनों क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर आप देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर वाला जो फर्स्ट यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 21.3% तक का ही योगदान हमें दिख रहा है। द्वितीयक सेक्टर में हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 19.7% क्या रहा, योगदान रहा। किसमें हम लोग देख रहे हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन, GSV है, याद रखिएगा, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इसको हम लोग बोलते हैं। टर्शियरी में हम लोग बात कर रहे हैं तो 59.0% क्या रहा इसमें, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सेवा, होटल, प्रशासन, बैंकिंग वगैरह, ये सारी चीजें। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इस तीनों, अगर आपका क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो हो सकता है आपका क्वेश्चन ये बन जाए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो तीनों क्षेत्र, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया या तृतीयक हो गया, तो इन तीनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का अत्यधिक योगदान रहा बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में। हाँ जी, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा जो मैंने पूछा है कि बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में तीनों क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान रहा, प्राथमिक का रहा, द्वितीयक का रहा या टर्शियरी का रहा, तृतीय क्षेत्र।
तो क्लियर है ना, ये डेटा आप लोग क्या करिएगा अपने माइंड में इसको फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड सेक्टर जो है इसका आउटपुट काफी अच्छा रहा, यानी बिहार में हम लोग अगर देखें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा क्या है, जो पूरा का पूरा एरिया है बिहार कृषि प्रधान है, वहां पे हम देख रहे हैं क्या कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में क्या है स्थिति, वैसे ही है सेम बिहार में भी हमें दिख रहा है कि बिहार में एग्रीकल्चर, पूरे भारत में यही स्थिति है कि एग्रीकल्चर का क्या है कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा धीरे धीरे डे बाय डे कम होते जा रहा है। वैसे ही हम बिहार में भी देख रहे हैं क्या कि स्थिति क्या है। उस हिसाब से अगर देखें तो सेकेंडरी, देखिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था। एक चीज मुझे और एक बताइए, अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, मे भी आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर आप देखें तो द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका नगण्य क्यों रहती है। सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन रहे कि सेकेंडरी सेक्टर का जो रोल है वो क्यों एब्सेंस दिखता है, तो आप इसमें अगर ऑप्शन में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं पूछ रही हूँ, ऑप्शन में ये रहेगा कि बिहार में बड़े उद्योगों का अभाव, ठीक है ना, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का अभाव, ऐसा कुछ रहेगा, और बिहार में हम ये कह सकते हैं कि जो उस टाइप का जो प्रोडक्शन है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर पाइपलाइन या गैस विद्युत, इसका अभाव। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, इसमें देखिए, इसमें यही है, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। सेकेंडरी का अगर आपसे बात किया जाए एकदम, देखिए यहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाइए। यहाँ पे एनालिटिकल होके क्या करना है, सेकेंडरी का रोल जब भी रहेगा ना बिहार में कम ही रहेगा। टाइम हो गया क्या? सेकेंडरी का रोल जब भी रहेगा वो क्या रहेगा, बिहार में कम ही रहेगा, बिकॉज लैक ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो बिहार में नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग जो है, औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण के मामले में हम आगे क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि जैसे बोकारो स्टील प्लांट उधर चला गया, हमारे यहाँ क्या स्थिति होगी, हमारे यहाँ बड़े उद्योगों का अभाव हो गया, और इस पर कोई बहुत बड़े स्तर पर वर्क हुआ भी नहीं है। तो ये बात आप मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन कभी भी आए तो द्वितीय क्षेत्र जो है ना बिहार में, वो कभी, जब तक कि वहां पर बड़े इंडस्ट्रीज, होपफुली कि अगर इस बार जो सरकार बनी है कहीं इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़े स्तर पे काम हो जाए तो हो सकता है कि कुछ संभावना बने, लेकिन लेट्स सी, हम लोग 5 साल अभी हम लोग को देखना होगा। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर अभी भी क्या है हमारे यहाँ, इसकी भूमिका बहुत कम है, 19.7 ही है। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात करें तो ये क्या है, एग्रीकल्चर से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा और होना चाहिए था, बट एग्रीकल्चर में भी क्या है, थोड़ा सा क्या है, उदासीन वाली स्थिति है, कंट्रीब्यूशन कम ही है। कम में भी आपको मैं बता दूं यहाँ पे है क्या, मार्जिनल। ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल जो है, अभी जो मैंने आपसे क्या कहा कि कृषि, अब आप कहेंगे ना कि कृषि रोड मैप जो है क्यों बनाया गया, इसीलिए तो बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, जो भी मार्जिनल इस तरह के जो फार्मर्स हैं, जो सीमांत प्रदेश में है, या फिर जहाँ पे कहीं पे खेती के लिए उनको अभाव हो पा रहा है, तो वैसे लोगों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो लोग क्या करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में भाग ले सके। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को? ये हो गया हमारा, जो हमने बात किया कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी जो 3 क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में हमने बात किया कि बिहार की क्या स्थिति है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन में क्या स्थिति रही बिहार की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या स्थिति रही बिहार की, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हो गया एक तरह से परिवहन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, परिवहन। अब देखिए, परिवहन में अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परिवहन में जो सबसे ज्यादा अगर जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें जो वास्तविक विकास, राज्य में अत्यधिक विकास जो हुआ है, राज्य में क्या हम देख रहे हैं, जो अत्यधिक विकास किसका हुआ है परिवहन में, वायु परिवहन का सबसे ज्यादा क्या रहा है, रोल अच्छा रहा है इस बार। अत्यधिक विकास अगर हम लोग बोलेंगे, मोस्ट ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं, ये आ जाइए, यानी कि एविएशन जो है, एयर एविएशन पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, काम हुआ है, वायु परिवहन पे सबसे अधिक इसका ही क्या रहा है, 36%। ठीक है, इसका क्या रहा है, 36%, 36% इसका क्या रहा है, रेशियो रहा है, बेस्ट रहा है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर जैसे देखिए हमारे यहाँ समुद्री मार्ग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान दीजिएगा 2-3 तरह के मार्ग होते हैं अगर हम लोग बात करें तो। एक होता है आपका स्थल मार्ग। ठीक है, स्थल का मतलब हो गया कि आपका जो लैंड जो रूट होता है ये होता है, और एक हो जाता है आपका वायु मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर एविएशन जिसको बोलते हैं, वी कैन से एयर एविएशन, इसके क्या कहा जाता है, एयर एविएशन। और एक हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, ये वो होता है समुद्री मार्ग।
ठीक है। एक क्या है हमारा समुद्री मार्ग, और नहीं तो जैसे बिहार में गंगा नदी है तो हो सकता है कि वहां पर, लेकिन बट वो अभी उतना डेवलप कंडीशन में नहीं है। तो बिहार में अगर देखें तो समुद्री मार्ग तो वैसे भी नहीं है हमारे यहाँ। फिर बच गया हमारे यहाँ लैंड रूट, स्थल मार्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्थल मार्ग से भी ज्यादा हम क्या देख रहे हैं कि अत्यधिक विकास किस में हुआ एज कंपेयर टू लैंड रूट्स देखें और अदर रूट्स, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वायु मार्ग का सबसे ज्यादा क्या हुआ है, इस बार विकास किया गया है। इसका कंट्रीब्यूशन यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो अप्रॉक्स 36%। तो इसी का नतीजा है कि आप देखिएगा कि अभी हाल फिलहाल दरभंगा में भी क्या बना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है ना। तो ये इसका क्या आउटपुट इसका हम लोग देख सकते हैं कि अगर एविएशन में अगर बिहार का अच्छा रहा है इसमें, तो इसका कारण यह है कि इस पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इस पे वर्क हुआ है। और बहुत सारे जैसे आप कह लीजिए कि उसमें अलग अलग क्या है काम किए गए हैं। अब वायु मार्ग में भी मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए जो पटना का हवाई अड्डा है वहां से अगर हमने बहुत सारे अलग अलग जगह के जो है फ्लाइट्स को अगर हम वहां से स्टार्ट हो जाती हैं खुलना, तो इसका मतलब है कि जो जो वायु मार्ग यानी जो एयर एविएशन का जो मार्ग है हम उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ इस पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। एज कम्पेयर टू लैंड रूट अगर हम लोग देखें तो अभी लैंड रूट पे उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इस बार के अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्स 36% एयर एविएशन का क्या रहा है, रोल रहा है इसमें, परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में देख रहे हैं ये चीज। यहां तक क्लियर है ये परिवहन। देखिए सभी सेक्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ सेक्टर होते हैं। सेक्टर जैसे बैंकिंग का सेक्टर का क्या रोल रहा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहा, उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि वहां पे जो अन्य है जैसे एग्रीकल्चर का क्या रहा उसमें कंडीशन। तो ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो जिसको कहते हैं कि कृषि और उसके जो सहवर्ती क्षेत्र है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक सर्वे में इन सारी चीजों को ओवरऑल क्या किया जाता है, वहां पर उसके बारे में जो डेटा है वो दी जाती है, बताई जाती है कि इनका कंट्रीब्यूशन एक स्टेट के डेवलपमेंट में क्या कंडीशन रहा। अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करें तो इनका ओवरऑल जो था आउटपुट क्या रहा। तो उस हिसाब से हम लोग देखें कि एयर एविएशन पे क्या हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है। इसका जो आउटपुट रहा वो 36% के आसपास में रहा और वो बेहतर है। समुद्री मार्ग है नहीं तो वहां पे ज्यादा चांसेस नहीं है। और अभी जो हम बात करेंगे कि अगर गंगा रिवर से अगर हमारे यहाँ कुछ नदी वाला ऐसा कुछ रूट जो है डेवलप हो जाए या उस पर बहुत ज्यादा आवागमन हो, तो अभी वैसा कंडीशन क्रिएट नहीं है अभी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक क्लियर है। ट्रेन देखिए जैसे कहा जाता है ना बजट में, जैसे हमने बनाया कि रेलवे खुलेगी, लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि बिहार में इसका देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर ज्यादा फ्लाइट्स अलग अलग जगहों पर आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आपके यहाँ पहुंचना शुरू हो जा रही हैं, इसका मतलब ये कि वायु परिवहन पे काम हो रहा है। अगर आपके यहाँ आप देखिएगा बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है, गिनी चुनी ट्रेनें हैं। अगर आप लोग अगर अप डाउन करते होंगे तो ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है जब ज्यादा ट्रेन अलग अलग क्षेत्रों से बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है ना कि रेलवे पे बहुत ज्यादा विकास हुआ। हाँ जी बताइए, किनका क्वेश्चन था, किनका क्वेश्चन था जूम पे। नहीं नहीं, जो अभी हम सर्वे में जो हम आपको बात कर रहे हैं वो बताइए। जो अभी मैंने बताया कि अगर अलग अलग राज्यों से, जैसे मान लीजिए कन्याकुमारी से, रामेश्वरम से, या फिर आप कर्नाटका से, ये साउथ की दक्षिण की जो ट्रेनें हैं, जैसे आपको सपोज दैट मैं एक एग्जांपल उदाहरण दे रही हूँ, आगरा जो है ना उसको माना जाता है एक तरह से कि उसका क्या है, वो ट्रेन के जो जाल जो होता है, जो संजाली जिसको बोलते हैं एक तरह से, तो उस मामले में क्या है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, वहां से हर जगह की ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। तो एक तरह से ये देखा जाता है कि कनेक्टिविटी कितना ज्यादा बढ़ा, अलग अलग क्षेत्रों से कितनी ट्रेनें आपके यहाँ पहुंच रही हैं। और मैं आई एम श्योर अबाउट दैट कि जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, आप देखिएगा कि वहां पे क्या है कि कहते हैं कि बहुत कम सीमित मात्रा में ट्रेन है। हर एक अगर जितनी ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों से हो तो वो उसको कहा जाएगा कि हमने रेलवे पे बहुत ज्यादा वर्क किया। हाँ जी स्मारिका, संजय, क्लियर है ये। इसका ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही यही हो जाता है कि कितना ज्यादा वहां पर जो है पहुंच बनी। ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों से आपकी कनेक्टिविटी कितनी बनी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बिहार बिहार में यहां से वहां तक हम घूम ले। ठीक है, अगर आप रेलवे की बात कर रहे हैं तो उसमें कि सारी जगह से आपकी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा साउंड है उसको कहते हैं हम लोग।
क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखिए अभी आज इतना रहने देते हैं, आज आप लोग भी काफी ज्यादा सब पढ़ लिए है ना। क्वेश्चन नहीं बताया, कौन सा क्वेश्चन नहीं बताया? पता नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं। गौरव मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, मैं तो पढ़ा रही थी, मुझे ध्यान भी नहीं कि आपने क्या पूछा है। चलिए अब ना टाइम हो गया, आप जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए अब मैं एक क्रक्स बता दे रही हूँ। आज हमने बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में आपको बताया है मैंने, और उसके साथ साथ बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जैसे जो प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, हमारे बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा इस बार का, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, हम लोग उसके बेस पे बात कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सब क्वेश्चन जो है वो आने की क्या होते हैं, संभावना बने रहते हैं। गौरव क्वेश्चन पूछिएगा तब तो क्वेश्चन का कोई आंसर देगा, क्वेश्चन नहीं बताया हमें तो क्वेश्चन दिखा भी नहीं। चलिए अब लेकिन अब टाइम हो गया, समय हो चुका है, अब कल मिलते हैं फिर, ठीक है। हाँ आज फर्स्ट क्लास था चंदन, कल मिलते हैं हम लोग फिर, ठीक है। हाँ कल मिलते हैं हम लोग, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।